Yes, please. Good morning, everyone. Welcome to SD Commerce Career, Sector 10, Panchkula. This is CA Dheeraj here, and hope so you're doing well. In the previous part, recently आप लोगों ने AS20 that is all about earning per share के regarding आप लोगों ने complete किया. And sir, अर्निंग पर शेयर में विद क्वेश्चंस जो आपके क्लास का ही पार्ट रहे, जिसमें आप लोगों ने बेसिक ईपीएस के साथ डाइल्यूटेड ईपीएस का कॉन्सेप्ट वहां पे क्या किया, कवर अप किया. क्लियर. एंड नॉर्मली बेसिक ईपीएस तो सर अपने आप में काफी ही इजी कॉन्सेप्ट था, बट थोड़ी सी जो अंडरस्टैंडिंग प्लस वर्किंग हम लोगों की जो इंक्रीज हुई वो अपने कहाँ पे इंक्रीज हुई, डाइल्यूटेड ईपीएस के केस में थोड़ा कॉन्सेप्ट हमारा ज्यादा इंक्रीज हुआ. क्लियर. क्योंकि वहां पे आपको हर केस में इंक्रीमेंटल ईपीएस निकालना, रैंक्स के अकॉर्डिंग टू देन उसकी टेस्टिंग करना, थोड़ा सा एक अच्छा क्वेश्चन जो बनता है वो डाइल्यूटेड ईपीएस का बनता है. क्लियर. और रही बात आपकी सर वो राइट शेयर्स को लेकर, बोनस शेयर्स को लेकर, जो आपने बेसिक ईपीएस में एडजस्टमेंट्स करी, बोनस की रीस्टेटमेंट करी, सो दिस ऑल मेक्स अप द कॉन्सेप्ट ऑफ AS20. क्लियर. आज नेक्स्ट ऑन बहुत ही बढ़िया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपके सामने एक डिस्कस करूंगा, दैट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22 दैट इज टैक्सेस. क्लियर. ऑन इनकम. क्लियर. अब यहां पे आप लोगों को बहुत अच्छी प्रैक्टिकल अप्रोच मिलने वाली है, काफी बढ़िया प्रैक्टिकल अप्रोच मिलने वाली है, जिसमें अगर शायद आपने कभी पहले वर्ड सुना हो about the DTA and DTL, that is deferred tax assets and deferred tax liability. अब उसका कारण क्या होगा, बैकग्राउंड क्या होगा, डेफर्ड टैक्स एसेट बनाई क्यों जाती है, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट डू यू मीन बाय डेफर्ड सर, डेफर्ड क्यों किया जा रहा है, आप उसको करंट ईयर के अंदर ही टैक्सेशन का पार्ट क्यों नहीं बनाते, आप उसको डेफर्ड में क्यों बुक करते हो, कोई तो रीजन होगा, कोई तो कारण होगा ना सर. एंड किन किन केसेस में टैक्स को डेफर किया जाएगा, चलो एसेट लायबिलिटी तो डिफरेंट पॉइंट है, पहले तो डेफर कब किया जाएगा, ये कुछ बेसिक टॉपिक्स यहां पे डिस्कस करने वाले. एंड सर नेचुरली टैक्सेस ऑन इनकम इसका हेडिंग है, तो इनकम टैक्स की तो यहाँ पे प्रोविजंस काम आएंगी. क्लियर. क्योंकि नॉर्मली सर आप लोगों को पता है कि इनकम टैक्स अपने इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग टू कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स करता है. क्लियर. जो टैक्स की कैलकुलेशन की जाती है, जो एक्सपेंडिचर्स का अलाउंस डिसअलाउंस, इनकम का अलाउंस डिसअलाउंस जो है वो एज पर द इनकम टैक्स एक्ट चलेगा. हमें तुम्हारी अकाउंटिंग से कोई भी मतलब नहीं है. आप कह रहे हैं सर हमारे अकाउंट्स के अकॉर्डिंग तो प्रॉफिट इतना आ रहा है, हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है. हमने तो अपने बुक प्रॉफिट्स अपने अकॉर्डिंग टू कैलकुलेट करने हैं, अपने PGBP प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम क्लियर फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, हमने तो उसके अकॉर्डिंग टू क्या करनी है, कैलकुलेशन करनी है. क्लियर. एंड वहां से तेरे दो टॉपिक्स निकल कर आएंगे सर. एक होता है करंट टैक्स जो करंट इनकम के ऊपर हमें पे करना है, और एक होता है डेफर्ड टैक्स जो मुझे पे करना पड़ रहा है या जिसे मुझे बुक्स में क्या कर लेना चाहिए, बुक कर लेना चाहिए, दैट इज कॉल्ड एज डेफर्ड टैक्स. क्लियर. चलिए टॉपिक के ऊपर चलते हैं. बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लस अच्छा टॉपिक एंड लेंदी टॉपिक भी अपने आप में है. क्लियर. सो इसमें काफी सारे पॉइंट्स आपके न्यू होंगे, काफी कंसेप्चुअली नॉलेज पॉइंट से ये अच्छा होगा. एंड वन टाइम कॉन्सेप्ट है सर, एक बार अच्छे से पढ़ लिया ना, दोबारा तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा डायरेक्टली क्वेश्चंस ही आप क्या करोगे, ट्राई करोगे. बट ये इस बात पे डिपेंड करेगा आप फर्स्ट टाइम इसको कितना इफेक्टिवली करते हैं. एंड आपको पहले भी बता चुका, जो आपका AS19 है, 20 है, 22 है, ये तीन के तीन आपके न्यूमेरिकल अप्रोच वाले हैं. इनमें कोई भी क्वेश्चन आप लोगों ने स्किप नहीं करना. क्लियर. अपने आप में इंपॉर्टेंट है, प्लस लेंदी जो AS थे वो आपके ये तीन. क्लियर. चलिए सर स्टार्ट करते हैं. अकाउंटिंग फॉर कि सर जितना भी टैक्स ये इनकम के ऊपर आप लोग क्या करते हैं, पे आउट करते हैं, इसकी अकाउंटिंग आप कैसे करेंगे, कैसे आप इनको बुक्स के अंदर रिकॉग्नाइज करेंगे, इसकी मेजरमेंट का वे क्या होगा, कैसे टैक्स की कैलकुलेशन की जाती है, ये सारे डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे डिस्कस करेंगे.
यस प्लीज। AS22 सबसे पहले ऑब्जेक्टिव पढ़िए जी। टू इंश्योर current year income should be taxed in the same year. बिल्कुल, Due to tax laws, accounting income differs from taxable income. ये बात मान के यहाँ पे ना एक एक वर्ड जो लिखा जाए उसकी ना तसल्ली करना, देन आपको थोड़ी रियलिटी फील आए। क्या सर आप लोग लगता है कि जो अकाउंटिंग इनकम होती है और जो टैक्सेबल इनकम होती है उसमें फर्क होता है? यस सर, बिल्कुल। अब टैक्सेबल इनकम जो होती है वो तो कैलकुलेट होती है बाय यूजिंग द टैक्स लॉस। वो तो आप इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग टू क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। वो पीजीबीपी में रीड नहीं करा क्या कि सर ऑल द प्रोविजंस डिसअलाउड? जबकि अकाउंटिंग इनकम कैलकुलेट करते हुए मैनेजमेंट को अकाउंटिंग एस्टिमेट करना क्या है, अपने आप में अलाउड है कि सर आप अपनी प्रोविजंस डालें। बट वही तेरा नॉर्मली टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से है, जब आप कैलकुलेशन ऑफ क्या करते हैं, इनकम करते हैं, टैक्सेबल इनकम करते हैं, वो सारी प्रोविजंस को क्या कर देता है, डिसअलाउ। एंड ऐसे ही कंपनीज में जो कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग टू डेप्रिसिएशन लगती है वो उसको क्या कर देता है, डिसअलाउ। और इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग जो डेप्रिसिएशन होती है उसको वो क्या करता है, अलाउड। मतलब सर बात तो बिल्कुल सही है कि आप लोगों की जो अकाउंटिंग इनकम है और जो टैक्सेबल इनकम है दोनों में हमेशा आपको डिफरेंस मिलेगा ही मिलेगा। क्लियर? और ये यूजुअली बोल रहा हूं, कंपनीज के केस में बहुत मिलता है, कंपनीज के केस में बहुत मिलता है। ये तेरे पार्टनरशिप फर्म्स या प्रोप्राइटरी बिजनेस में बहुत कम, क्योंकि जो प्रोप्राइटरीशिप एंड पार्टनरशिप की जो बुक्स बनती है ना, जो बुक्स बनाई जाती हैं वो स्टार्टिंग से ही किसके अकॉर्डिंग बनाई जाती हैं, इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग टू बनाई जाती है। क्लियर? बट सर कंपनीज में तो कंपनी एक्ट लगता है ना, एलएलपी में तो एलएलपी एक्ट लगता है ना, तो वहां पे तुम्हें ये डिफरेंसेस देखने को ज्यादातर मिलते हैं। ये AS22 मोस्ट रेलेवेंस किसके ऊपर रखता है, कंपनीज पे। क्योंकि सर कंपनीज के अकाउंट मेंटेन करना वो अलग पैटर्न है और इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग टैक्स कैलकुलेशन करना एक अलग मैटर है। हम लोग जितनी भी प्रैक्टिकल बता रहा हूं वैसे देखने को मिल जाएगा। सोल प्रोप्राइटरी के केस में, पार्टनरशिप फर्म के केस में हम जो डेप्रिसिएशन चार्ट बनाते हैं ना, एसेट्स के ऊपर जो डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, हम पहले से किसके अकॉर्डिंग करते हैं, तेरे इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग। जो जो रेट्स आपके गिवन होते हैं ना, मशीनरी के ऊपर 15%, बिल्डिंग फर्नीचर पे 10% और मैक्सिमम ब्लॉक आपका जो होता है वो 40% वाला है, एज इट इज। तो सर वही बात, वही डेप्रिसिएशन प्लस होएगी, वही डेप्रिसिएशन माइनस होएगी, तो क्या अकाउंटिंग इनकम एंड टैक्सेबल इनकम में कोई फर्क आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि मैंने जो बुक्स बनाई वो बनाई ही किसके अकॉर्डिंग है, इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग। बट सर कंपनीज में, एलएलपी में, सोसाइटीज में, ट्रस्ट में इनकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनती हैं अपने वे से और इनकम टैक्स की कैलकुलेशन होती है अपने वे से। तो यहां तुम्हें कॉमन ये डिफरेंस देखने को मिले। क्लियर? ये थोड़ी सी वाइडर अप्रोच रखना माइंड में कि कहां पे बात चल रही। नेक्स्ट इज यस, समटाइम्स Current year income or expense are recognized in the next year. होते हैं सर, करंट ईयर की इनकम, करंट ईयर के जो एक्सपेंसेस हैं वो नेक्स्ट ईयर में क्या होते हैं, बुक होते हैं। बट सर इनकम टैक्स ऐसे नहीं चलता। इनकम टैक्स तेरे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंग नहीं चलता या तेरे एएस के अकॉर्डिंग नहीं चलता। अब तुम्हारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ने क्या कहा, रेवेन्यू को कब रिकॉग्नाइज करो, जब तक आपको सर्टेनिटी ना हो। अब हम तुम्हारे अकॉर्डिंग थोड़ी चलेंगे। अब जैसे AS7 बेस्ड यहाँ पे क्वेश्चन आएगा, AS7 बेस्ड यहाँ पे क्या आएगा, क्वेश्चन आएगा कि सर वहां पे कंस्ट्रक्शन का जो जो पैसा आप लोगों को मिल रहा है, क्लियर, इनकम टैक्स ने असेसमेंट करी कि हमारे अकॉर्डिंग ये रेवेन्यू बुक होना चाहिए था और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग आपका रेवेन्यू ये बुक हो रखा है। अब नेचुरली सर दोनों के प्रॉफिट्स में क्या आएगा, डिफरेंस आएगा ही आएगा। तो वहां पे कौन जन्म लेगा, तेरा डेफर्ड टैक्स। वहां पे कौन आएगा, तेरा डेफर्ड वर्ड आएगा। क्लियर है? तो इसके कारण क्या होंगे यही नेक्स्ट ऑन चलेंगे, बट उससे पहले एक छोटी सी कंप्यूटेशन ऑफ इनकम आपके पास गिवन है, पढ़िए जी। सर कंप्यूटेशन ऑफ इनकम में सबसे पहले कौन पढ़ा है, नेट प्रॉफिट, एंड दैट इज बिफोर टैक्स। क्लियर? हमेशा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब आपको भी पता है सर ये जितने भी नीचे पॉइंट्स दिए गए होंगे ये मोस्टली पीजीबीपी के अंदर आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखे हैं। क्लियर? अब जैसे फर्स्ट पॉइंट है डेप्रिसिएशन डिसअलाउड एज पर द, क्या लिखा हुआ है, अकाउंट्स। क्योंकि सर एज पर द अकाउंट्स तो अलाउड ही नहीं होती। आप वहां पे चार्ज करें, हम भी करते हैं, आपको कोई भी कंप्यूटेशन में दिखा दूंगा, चाहे बेशक सेम हो, चाहे बेशक डेप्रिसिएशन मैंने किसके अकॉर्डिंग डाली, इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग डाली, वो फिर भी उसका मेथड है सर ये कंप्यूटेशन का।
एक बार जो आपने वहां पे चार्ज कर रखी होगी उसको क्या कर देगा, डिसअलाउ, और उसी को दोबारा जब आप इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग चार्ट बना के देंगे, फीड करेंगे, वो क्या कर देगा, माइनस। बट फिर भी करके दिखाएगा, क्योंकि सर हमारी तो कंप्यूटेशन का पार्ट है कि जो बुक्स में चार्ज कर रखी है उसको ऐड बैक, और जो हमारे अकॉर्डिंग माइनस होनी चाहिए वो आप माइनस कर दीजिए। क्या लिखा हुआ है, डेप्रिसिएशन एज पर द, क्या लिखा हुआ है, टैक्स। क्योंकि हम सर इनकम टैक्स फाइंड आउट करना है, तो इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग टू जो ब्लॉक ऑफ डेप्रिसिएशन आप लोगों के मेंटेन होते हैं, अकॉर्डिंग टू दैट आप लोगों को डेप्रिसिएशन दी जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट इज वर्ड क्या लिखा हुआ है जी, जितनी प्रोविजंस आपने बुक्स में डाली होंगी सारी की सारी एड बैक, क्योंकि इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग कोई भी प्रोविजन बुक्स में अलाउड, एक्चुअल एक्सपेंडिचर माइनस कर लो चले। जैसे आप लोगों ने प्रोविजन फॉर रिपेयर्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, कोई अलाउड नहीं, कोई अलाउड नहीं, सारी प्रोविजन क्या करो, ऐड बैक करो। इनकम टैक्स वाले पता क्या कहते हैं, इनकम टैक्स वाले क्या कहते हैं, ये तो आपका एस्टिमेट, ये तो आपका क्या है, एस्टिमेट है, और बात उनकी भी सही है। ऐसे तो तुम क्या करो, हर बार प्रोविजन डाल डालकर प्रॉफिट क्या कर लो, डाउन कर लो, फिर तो तुम टैक्स देने पे नहीं आओगे। हमने पहले दिन ही रूल क्या बना दिया कि अपने सेक्शंस के अकॉर्डिंग, पीजीबीपी के सेक्शंस के अकॉर्डिंग टू कोई प्रोविजन अलाउड नहीं होगी। हाँ, उसके अगेंस्ट अगर कोई एक्चुअल एक्सपेंडिचर हुआ है तो वो माइनस। जैसे आपने प्रोविजन डाल रखी है कि 15,000 आपका डाउटफुल डेट्स होगा, हुआ तो नहीं ना। 15,000 आपने कहां पे डाल रखा होगा, प्रोविजंस में, एंड प्रोविजन में डालने से आपका प्रॉफिट क्या आया होगा, डाउन। हमने अलाउ करेंगे। तो इसमें से सच्ची बता दे, इसमें से बता दे बैड डेट्स तेरे कितने हुए, वो अलाउड है। आप कह रहे हो जी 15,000 में से मेरे 5 क्या हो गए, बैड हो गए। हाँ, फिर 5 का खर्चा लेना, 5 का एक्सपेंस क्या कर लो, क्लेम कर लो, बट 10,000 तो सर ऐड बैक। ये थोड़ी कि सर हम आपके अकॉर्डिंग टू चलेंगे, तेरी अकाउंटिंग इनकम के अकॉर्डिंग चलेंगे। अरे अकाउंटिंग इनकम इज डिक्लेयर्ड बाय द मैनेजमेंट एंड विच इज क्रिएटेड बाय यूजिंग द मैनेजमेंट एस्टिमेट्स। हम थोड़ी तेरे अकॉर्डिंग चलेंगे, हमने अपने अकॉर्डिंग टू टैक्स की कैलकुलेशन करनी है। आगे प्लस क्या लिखा हुआ है, बोनस नॉट येट पेड, सेक्शन 43B, वहां पे क्या लिखा हुआ है कि बोनस अगर एक्चुअली पेड होगा तो आपको एक्सपेंस अलाउड होगा, अदरवाइज क्या होगा, डिसअलाउड होगा। क्लियर। नेक्स्ट इज कैश पेमेंट एक्सीडिंग कितना लिखा हुआ है, 10,000, साफ ही 10,000 से ऊपर, रूल 63D। क्लियर। कोई भी 10,000 से ऊपर कैश पेमेंट आपकी अलाउड ही नहीं है। एंड अगर आपने 10,000 से ऊपर कैश पेमेंट कर रखी होगी फॉर द सिंगल बिल, सिंगल एक्सपेंडिचर टू अ सिंगल पर्सन, डिसअलाउड। आपको वो क्या करनी पड़ेगी, डिसअलाउ कर दो। और ये ऐसा खर्चा है, ये कभी वापस नहीं आएगा। देखो कुछ होते हैं, जो अगला टॉपिक है मेरा, कुछ होते हैं परमानेंट डिफरेंस। व्हाट डू यू मीन बाय परमानेंट डिफरेंस, कभी रिवर्सल नहीं हुई, जो एक बार डिसअलाउड गया। फिर सर एक बात चीज बताओ, जो चीज परमानेंटली डिफरेंस में डिक्लेयर हो चुकी, जिसका कभी कैपेबल ऑफ रिवर्सल है ही नहीं, जिसका कभी रिवर्सल बेनिफिट मिलेगा ही नहीं। एक पता क्या होता है, इनकम टैक्स वाले क्या कहते हैं, आज टैक्स दे दे, कल को बेनिफिट ले ले। जैसे बोनस, ये क्या लिखा हुआ था, बोनस नॉट येट पेड, मतलब इन्होंने क्या कहा, क्या कभी नहीं देंगे, जब पे होएगा उस साल में क्या कर लेना, क्लेम कर, मतलब देंगे ना। दैट इज टेम्परेरी डिफरेंस। मुकर तो नहीं रहे ना सर। ऐसी आइटमों के लिए आपको क्या बनाना चाहिए, डेफर्ड वर्ड बनाना चाहिए। अब देखेंगे एसेट या लायबिलिटी, वो बताऊंगा, बट स्टिल पहले ना क्लैरिटी लेके चल कि सर ये जो तेरे डिसअलाउंस होते हैं, अब ये जो डिसअलाउंसेस हैं, क्या ये परमानेंट नेचर के हैं या टेम्परेरी नेचर के हैं। भाई साहब अगर तो परमानेंट नेचर के हैं, इनकम टैक्स ने साफ मना कर दिया, आज हम इसको क्या कर रहे हैं, डिसअलाउ कर रहे हैं, और आगे कभी भी रिवर्सल नहीं होंगे, कभी भी। जैसे कहते नहीं, आज एक्सपेंस डिसअलाउ कर दिया, क्या कल को देंगे, कहता ना आज क्या कभी नहीं देंगे। जैसे ये पढ़ा कैश एक्सीडिंग कितना, इसके केस में आपने सिर्फ क्या पढ़ा होगा, अगर 10,000 से ऊपर आपने कोई भी पेमेंट करी, वो खर्चा ही अपने आप में क्या है, क्या कभी लिखा कि नेक्स्ट ईयर क्लेम कर लेना, नेक्स्ट ईयर उसका बेनिफिट ले लेना। उसके बारे में क्या कहा, ये परमानेंट है, ये परमानेंट डिसअलाउंस है।
सर फिर एक बात बताओ, ये प्लस होने के कारण तेरा प्रॉफिट क्या होगा? इंक्रीज। एंड उस प्रॉफिट के ऊपर क्या देना पड़ेगा? क्या ये डेफर्ड करने का फायदा है या करंट टैक्स में डाल दे? ये तो सर क्लियर ही हो चुका ना, क्लियर ही हो चुका। डेफर्ड वर्ड उसको कहो, डेफर्ड वर्ड वहां यूज करो जहां पे कोई आइटम आज के लिए मना की गई बट वो कैपेबल ऑफ क्या है? रिवर्स। कभी ना कभी वो आज नहीं तो 2 साल बाद, 3 साल बाद, कभी भी आएगी तो सही, आएगी तो सही ना। बस मेरे को ये विश्वास दिलवा दो। मैं कह जी नेक्स्ट ईयर ना देना, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद, क्या वापस आएगी? मैं अपने आप को क्लियर कर रहा हूं, क्या वापस आएगी? अगर तो वापस आएगी, मैं आज इस टैक्स को क्या नाम दूंगा? डेफर्ड टैक्स। कोई नहीं, जब वापस आएगी उस टाइम इसमें से क्या करवा दूंगा? सेट ऑफ करवा दूंगा। बट जो चीज वापस ही नहीं आने वाली, जो चीज रिवर्सल के लिए कैपेबल नहीं है, परमानेंट डिफरेंस है, छोड़ो परे सर, क्या दिमाग लगा रही हो? करंट टैक्स में खर्चा डाल के खत्म करो। देना तो पड़ेगा, देना तो पड़ेगा। मैं सोच रहा था कि मैं टाल लूंगा इनको कि आज नहीं तो कोई बात नहीं सर, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। किताब नहीं सर, ये तो परमानेंट नेचर का है। आगे पढ़िए। एंड प्लस कोई भी पर्सनल टैक्सेस, कोई भी पर्सनल टैक्सेस अगर आपने प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज कर रखे होंगे, अरे पर्सनल टैक्स थोड़ी उसमें डालोगे। अब जैसे मान लो पुराना इनकम टैक्स पे करा, उसको एक्सपेंडिचर, ड्रॉइंग्स होती हैं सर, वो पर्सन अपनी जेब में डाल देगा, पर्सनल टैक्स है, कोई बिजनेस का टैक्स तो नहीं है। ये नहीं अलाउड होते कभी भी। क्लियर? तो ये जो इनकम आपके पास अंडर सेक्शन क्या आएगी? द चार्जिंग सेक्शन, पीजीबीपी का। प्लस अदर सोर्सेज में आप अपनी कोई भी इनकम, हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्सेज, सैलरी, कैपिटल गेन, सब कुछ ऐड करने के बाद क्या निकालते हो? जीटीआई। जीटीआई मींस ग्रॉस टोटल इनकम। अब इसमें से 6A के अंदर आप अपनी क्या लेते हो? डिडक्शंस। एंड आफ्टर दैट टोटल इनकम, जिसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट किया जाता है। क्लियर? जिसके ऊपर टैक्स कैलकुलेशन की जाती है। हाँ जी, 80C, ये चैप्टर 6A है, अंडर सेक्शन नहीं है, ये चैप्टर 6A। वहां पे लिखने की बात है। नॉर्मली डिडक्शंस आपकी जितनी भी आती हैं वो चैप्टर 6A, उसमें हेडिंग पढ़ लेना कभी लिखा होता है। क्लियर? वो चैप्टर 6A, ये तरह 80C से लेके जब आगे सारी डिडक्शंस। क्लियर? नेक्स्ट आगे सर। अब चलिए, अब थोड़ा सा एक डेफिनेशन पॉइंट भी पूरा कर लेते हैं। यस प्लीज। अकाउंटिंग इनकम या लॉस होता क्या है? इट इज द अमाउंट ऑफ नेट प्रॉफिट और लॉस बिफोर टैक्स फॉर द पीरियड एज पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। मतलब जो तेरे एसपीएल में दिख रहा है, जो तुमने बनाया है, जो तुमने ड्रॉ करा है एसपीएल, उसमें जो प्रॉफिट रिपोर्ट हो रहा है या लॉस जो रिपोर्ट हो रहा है, दैट इज अकाउंटिंग इनकम और लॉस। बट सर टैक्सेबल इनकम का मतलब क्या होता है? जो हमने निकाली एज पर किसके अकॉर्डिंग? इनकम टैक्स लॉ के। दोनों में फर्क तो सर मिलेगा। आगे करंट टैक्स। करंट टैक्स क्या होता है सर? पढ़िए जी। इट इज द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स पेबल और मे बी रिकवरेबल। अच्छा, कई बार रिफंड भी तो होता है। कई बार अपने मान लो अपना टीडीएस ज्यादा कटा हुआ है तो कई बार आपका रिफंड भी बन रहा होता है, दैट डिपेंड्स। क्लियर? तो इनकम टैक्स पेबल और रिकवरेबल फॉर अ पीरियड एज पर द किसके अकॉर्डिंग? टैक्स लॉस के अकॉर्डिंग। मतलब ये तो वो अमाउंट है, ये तो वो अमाउंट है जो हमने देनी है या लेनी है। अगर रिफंड बनता होगा तो नेचुरली रिफंड आएगा, अगर पेबल बनता होगा तो वो पेबल में आएगा। बट ये करंट ईयर का एज पर टैक्स लॉ आपका देना बनता है, देना या लेना। बट सर डेफर्ड मींस, सर ये अपने आप में टैक्स इफेक्ट है। किस चीज का? कुछ टाइमिंग डिफरेंसेस का। किसका? कुछ टाइमिंग के कारण। अरे ये जो डेफर्ड वर्ड तुम बोल रहे हो, ये डेफर्ड जो वर्ड तुम यूज कर रहे हो, जो तुम टैक्स बनाओगे, डेफर्ड टैक्स बनाओगे, वो कारण क्या है? उसका रीजन क्या है? कुछ डिफरेंसेस। और वो डिफरेंसेस कौन से हैं सर? कुछ टाइमिंग डिफरेंस है और कुछ नहीं सर। वो इनकम टैक्स एक्ट वाले कहते हैं आज नहीं अगले साल अलाउ करेंगे, आज नहीं 2 साल बाद अलाउ करेंगे। करेंगे तो सही, कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं। आज मेरे से वो चीज क्या कर रहे हैं? डिसअलाउ कर रहे हैं। अगर कोई एक्सपेंस मेरे से वो क्या कर रहे हैं? डिसअलाउ कर रहे हैं कि भाई साहब आज नहीं देंगे, अगले साल ले लियो। कोई बात नहीं, मेरा प्रॉफिट क्या हो जाएगा? इंक्रीज। मेरा टैक्स क्या हो जाएगा? इंक्रीज। उस टाइमिंग डिफरेंस के कारण, उस पर्टिकुलर आइटम के कारण जो मेरा टैक्स इंक्रीज होगा, मैं उसको क्या नाम दूंगा? कोई बात नहीं सर, ले लो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। बस इन्होंने ना एक विश्वास जो लास्ट लाइन में बोल के दिया, इस बार नहीं देंगे, अगली बार देंगे, अगली बार
देंगे, दैट इज कैपेबल ऑफ बीइंग रिवर्सल, देंगे। मैंने पहले ही वर्ड उसको क्या दिखा दिया, डेफर्ड, और कोई बात नहीं, ले लो ले लो। आप जैसे कहते नहीं सर ये पैसा ले तो रहे हो, चिंता ना करो एडजस्टेबल है, अच्छा फिर ठीक है ले लो, फिर कोई दिक्कत नहीं। जहां पे वर्ड आता है ना नॉन एडजस्टेबल, नॉन रिफंडेबल, तुम 1000 बार सोचते हो कि दें या ना दें, सोच समझ के देना पड़ेगा, बिकॉज पैसा क्या है। बट जहां पे वर्ड क्या बोलते हैं, अरे कर लियो, बोल तो दिया, इस बार नहीं दे रहे अगली बार ले लेना, या 2 साल बाद ले लेना। मैं कहा जी फिर क्या फर्क है, आपके पास पड़े पैसे मेरे पास पड़े, एक ही बात तो है, ले लो। मैंने भी दे दिया, बट मैंने पहले दिन ही उसको वर्ड करंट टैक्स में नहीं, उसको कौन से टैक्स में लेके गया, जिसका बेनिफिट मैं आने वाले साल में लूंगा। जब वो रिवर्सल होगा, जब वो रिवर्सल होगा उस टाइम पे इनको याद करवाऊंगा, देखो जी मैंने पहले टैक्स दिया था, समझ गए ना, मैंने पहले टैक्स दिया होता इस चीज के ऊपर, तो बार बार कहने की जरूरत नहीं है। आगे नेक्स्ट इज, बट सर टैक्स एक्सपेंस, टैक्स एक्सपेंस क्या होता है, टोटल, टोटल ऑफ व्हाट, टोटल ऑफ करंट प्लस डेफर्ड, दोनों को मिलाकर। एंड एसपीएल में कभी भी अगर सही एसपीएल देखते हो, एसपीएल में पीबीटी होता है ना, प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेस, वर्ड क्या लिखा होता है, टैक्स एक्सपेंस, लेस क्या लिखा होता है, टैक्स एक्सपेंस, एंड उसके 2 डॉट्स लगा के नीचे करंट टैक्स, डेफर्ड टैक्स, दोनों माइनस होता है, दोनों माइनस या प्लस डिपेंड करेगा। करंट टैक्स तो माइनस ही होएगा, करंट टैक्स तो क्या होएगा, माइनस ही होएगा, जो क्योंकि प्रोविजन फॉर टैक्सेशन तो वो मेंटेन है। अच्छा डेफर्ड टैक्स वाला देखना पड़ेगा, डेफर्ड टैक्स वाला देखना पड़ेगा, क्रिएट करना है, रिवर्स करना है, वो अकॉर्डिंग टू दैट एंट्रीज आपको करवाई जाएंगी। समझ गए बात, आगे चलिए। सर इट इज द टोटल ऑफ, क्या लिखा हुआ है, करंट टैक्स एंड डेफर्ड टैक्स चार्ज्ड और क्रेडिटेड टू, देखो वर्ड क्या लिखा हुआ, चार्ज्ड और क्रेडिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस, ये डिपेंड करेगा सर केस टू केस। बट द मेन टॉपिक जो मैं अभी 5 मिनट पहले आपको समझा रहा था, जस्ट एक पेज है, ये 1 पेज तेरे पूरे नेक्स्ट आके 20 पेज क्लियर कर, क्योंकि बेस रीजन जब समझ में आएगा ना कि आप लोग ये टाइमिंग डिफरेंस है क्या, तुम डेफर्ड वर्ड बना क्यों रहे हो, दैट इज द मेन थिंग। लाइक पढ़िए सर, रीजन फॉर डिफरेंसेस बिटवीन इनकम एंड टैक्सेबल इनकम, मतलब अकाउंटिंग इनकम एंड टैक्सेबल इनकम में फर्क क्या है, कुछ नहीं सर, डिफरेंसेस। मैं कहा जी वही तो पूछ रहा हूं, कौन से डिफरेंसेस, पढ़िए, एक होते हैं टाइमिंग डिफरेंस, कुछ नहीं सर ये थोड़ा टाइम का खेल है, ये कुछ वक्त का खेल है, अपने आप ही सेटल डाउन हो जाएगा, आज कह रहे हैं कल दे देंगे, आज नहीं दे रहे कल दे, जो भी कुछ होगा सर कोई दिक्कत नहीं, टाइमिंग डिफरेंस है, संभाल लो। बट एक होता है सर अपने आप में क्या, ये वापस नहीं आएगा, ये वापस नहीं आएगा सर, दैट मीन्स परमानेंट डिफरेंस, जो एक बार क्या कर दिया गया, अलाउड या डिसअलाउड जो भी करा होगा इनकम टैक्स वालों ने, ये 1 टाइम है सर, दोबारा नहीं आएगा सर। तो इन दोनों में से आपको डेफर्ड वर्ड कहां यूज करना चाहिए, टाइम, जो कुछ वक्त का खेल है। एंड अगर कोई परमानेंट नेचर का है उसको डेफर्ड थोड़ी कहोगे, उसको वर्ड क्या यूज करोगे, करंट में डाल के खत्म कर, क्योंकि वो कौन सा इनकम टैक्स वालों ने कभी वापस करना है, वो कौन सा इनकम टैक्स वालों ने कभी आपको बेनिफिट देना है, वो तो क्या कहेंगे सर जो है बस यही है, इसी के ऊपर देना पड़ेगा। पढ़िए सर, इट इज द डिफरेंस दैट arises in one period and is capable of being reversed. सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड क्या लिखा हुआ है, इज कैपेबल ऑफ बीइंग, क्या लिखा हुआ है, रिवर्स होगा सर, वापस मिलेगा। आज डिसअलाउंस कर रहे हैं, कल को वापस कर देंगे, आज इनकम पे टैक्स ले रहे हैं, कल को नहीं लेंगे, दोनों केसेस है सर। ये थोड़ी है कि सिर्फ एक्सपेंडिचर के रिलेटेड, वही है ना अपना माइंड थोड़ा एक्सपेंडिचर के रिलेटेड ज्यादा चलता है, इनकम के केस में भी होता है। आपका इनकम अपनी क्या कर रहे थे, कम कर रहे थे कि जी इस बार नहीं अगले साल टैक्स बनेगा, इनकम टैक्स वाले कहते अब की बार दे दे, अब अगली बार ना दियो, मैं क्यों मानू, मेरी मान लो, जैसे भी सर। पर मैं फिर भी उनसे दोबारा पूछ रहा हूं एक बार, मैं क्या दोबारा बोलना, क्या बोला, अब की बार दे दूं अगली बार मत देना, चल ठीक है डन, दैट इज, मैंने क्या सुना वहां पे, क्या सुना वहां पे, कैपेबल ऑफ बीइंग रिवर्स्ड, बस ये बता दो, ये वर्ड साथ में है, फिर तो मैं उसको आज करंट टैक्स में नहीं, उसको किस में लेके जाऊंगा, डेफर्ड, क्योंकि अगले साल तेरे को याद भी तो कराना पड़ेगा ना कि भाई पिछले साल देख के आया था, ये देख, क्योंकि तुम तो वही ब्लेड लेके फिर रहे होगे अगली बार फिर कि ना 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 इनकम बनती है, याद कर पिछली बार क्या कहा था, हर बार फिर वही बात है ना सर, अगर तो टाइमिंग है, कुछ टाइम की बात है, कुछ एक पीरियड में हुआ नेक्स्ट में नहीं होगा, आज
नहीं हुआ, नेक्स्ट में होगा, वट एवर द केस, कुछ टाइम का मैटर है ना। बट ये बस बता दो क्या कैपेबल ऑफ बीइंग रिवर्सल है? इफ यस, आई विल ट्रीट इट इन डेफर्ड। मैं उसको करंट में नहीं लेके जाऊं। आगे पढ़िए, इन वन और, अच्छा ये भी होता है इन वन और, जरूरी थोड़ा कि अगले ही साल, अगले ही सालों में। 35D प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस का केस आप क्या पढ़ते हो? तेरा अकाउंटिंग इनकम, अकाउंटिंग इनकम में आप क्या पढ़ते हो? जितने प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हुए प्रॉफिट एंड लॉस में, मतलब रिजर्व एंड सरप्लस में से माइनस करो एंड वाइप आउट, खत्म कर दो, मतलब 100% राइट ऑफ, 100% राइट ऑफ। बट एज पर अकाउंट्स, इनकम टैक्स वाले क्या कहते हैं? हम तो जी 5 साल बढ़ाएंगे, हम तो 20% करके देंगे, हम नहीं 1 शॉट में देंगे। तो वहां पे अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब उस केस में हम क्या कहेंगे? दोगे तो सही, दोगे तो सही, आज नहीं तो कल दोगे, नेक्स्ट ईयर्स में दोगे, पर दोगे तो सही ना। मैं उसको पहले ही, आज प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, देख सिंपल सी बात, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस लेट इट बी तेरे 30,000 है, तुमने क्या करा होगा? मेरा 30 का 30 बाहर करके अलाउ कितना करा होगा? सिर्फ 6। मेरा कितना डिसअलाउ हुआ? 24। 24 के ऊपर मुझे टैक्स क्या देना पड़ा होगा? फालतू। अब इसको क्या नाम दूं? इस 24 के ऊपर जो मैं टैक्स दूंगा ना फालतू, अच्छा मैं आज टैक्स दे रहा हूं, आज टैक्स मैं एडवांस में दे रहा हूं, डेफर्ड भी तो एडवांस ही है। बाबूजी मेरा 24,000 आज मेरा नहीं देना बनता था, पर ये मेरे से ले रहे हैं, पर वो कह रहे हैं अगले सालों में बेनिफिट ले लेंगे। कोई बात नहीं, फिर मुझे एसेट बनानी चाहिए कि लायबिलिटी बनानी चाहिए? मैं तो 24 पे आज टैक्स दे रहा हूं इनको, ये मुझे बेनिफिट आने वाले सालों में देंगे। कोई बात नहीं सर, आप ले लो, मेरे से जो भी टैक्स बनता है ले लो, क्लियर। हाँ बस ठीक है, 6,000 पे जो भी कुछ होगा वो करंट टैक्स होगा, इस 24 पे जो होगा वो क्या होगा? डेफर्ड, क्योंकि अगले साल, अगले साल, अगले साल चलता जाएगा ना, इस डेफर्ड में से एडजस्टमेंट करता रहूंगा। और मैंने एसेट क्यों बुक करी? मैंने एसेट क्यों बुक करी? क्योंकि मेरा एक्सपेंस इन्होंने क्या करा? डिसअलाउ, जिसके कारण मेरा टैक्स देना बनता नहीं था, बट मैंने टैक्स आज इनको दिया, एडवांस में दिया, तो मेरी तो सर एसेट है, मेरी तो एसेट है। अब ऐसे ही एक और एग्जांपल, ये सारी ना एग्जांपल भरी पड़ी नीचे, ये तुम लोगों ने करनी। 35 AD 35 AD के अकॉर्डिंग आप पढ़ते हो ना कि बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो 100% डेप्रिसिएशन के लिए वन शॉट पहले साल में, और या फिर 150% तक भी है कि 150% ऑफ द डेप्रिसिएशन पहले साल ही क्या कर लो? क्लेम कर लो। ये भी तो होता है ना, ये भी तो होता है ना, बट तेरे अकाउंट्स में तो नहीं ऐसा लिखा होता, अकाउंट्स में तो ऐसा लिखा नहीं होता। अब उल्टा इनकम टैक्स वाले तुझे क्या दे रहे हैं? एक्सपेंस ले ले। मैं जबकि कह रहा हूं अकाउंट्स के अकॉर्डिंग कि मेरी अकाउंटिंग इनकम क्या कह रही है? मेरा टैक्स बनता है। कहता किसने कह दिया टैक्स बनता है? 100% सिद्धि। तो क्योंकि तुमने जो डेप्रिसिएशन ली होगी वो नॉर्मली 10%, 15% या जो भी तेरा स्केड्यूल कहता होगा, तुमने तो नॉर्मल बनाया होगा। बट इनकम टैक्स वाले कहते हैं ले 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 ले, वन शॉट में ले ले 100%, और 150 देना है ये ले ले, कोई चक्कर नहीं है। बट पता मुझे भी है, पता मुझे भी है ये आज बेनिफिट दे रहे हैं, कल को वही ये क्या लेंगे? टैक्स। तो सर इस केस में पहली बात डेफर्ड आना चाहिए। वाई डेफर्ड आना चाहिए? मैं पूछ रहा हूं वाई? कैपेबल ऑफ बीइंग क्या है? ये आज बेनिफिट दे रहे हैं, आज मीठा मीठा बोल रहे हैं, बाद में सब निकाल लेंगे। अब दूसरी बात, आज ये मुझे एक्स्ट्रा एक्सपेंस दे रहे हैं, मेरा प्रॉफिट क्या कर रहे हैं? कम, मेरा टैक्स भी क्या कर रहे हैं? कम। क्या देना नहीं पड़ेगा? कब? आने वाले सालों में तो देना पड़ेगा। सर इसका ना पहले दिन से तैयार रहो, इनका कुछ नहीं पता आगे कब नोटिस दे, समझ गए ना? तो अपना पहले दिन इसको क्या बुक करके चलो? DTL, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। हमेशा ना जस्ट काम डाउन फॉर 2 minutes and just think about the item which is getting disallowed, is that is expense or income? सोच तो सही ना कि वो इनकम ज्यादा दे रहे हैं या इनकम कम दे रहे हैं, या एक्सपेंस ज्यादा दे रहे हैं एक्सपेंस कम दे रहे हैं। मैं क्या प्रिपेयर करूं? मैं DTA बनाऊं या DTL बनाऊं? ये आप खुद ही रिप्लाई निकालेंगे, जस्ट कॉन्सेप्ट समझ एक बार। आगे चल, यस वन और मोर सब्सिक्वेंट, क्या लिखा हुआ है? पीरियड्स, यस as the differences are going to be reversed in the future, the entity should create deferred tax asset or liability. देख मैं दोनों बोर्ड के जाऊंगा, एसेट भी या
कि मैंने तो ये पढ़ाया ही नहीं कि एसेट कब होती है, लायबिलिटी कब होती है। मैंने तो आपको क्या बताया कि डेफर्ड वर्ड कब आएगा। मैंने तो ये चीज पढ़ाई है आपको कि अगर टाइमिंग डिफरेंस होगा, कुछ टाइम की बात है, तो सर डेफर्ड वर्ड यूज करूंगा। आगे चलिए, यस, इन विच in the year in which differences arises and reverse the same in the year in which difference is। आज डीटीए डीटीएल बुक कर ले, जिस साल में रिवर्स होगा उसमें क्या कर देना, कैंसिल कर देना। समझ गए ना। अब डीटीए बनाया होगा तो डीटीए आपकी एसेट है, डीटीएल आपकी लायबिलिटी है, भाई साहब रिवर्स कर देना। क्या इतनी मगजमारी, क्या इतना सोच रहे हो। क्लियर। आगे चल, इधर आ। यस, द डिफरेंसेस दैट अराइज that arise in one period and do not reverse do subsequently not reverse, जो लौट के कभी वापस ना आएगा। क्लियर। डू नॉट रिवर्स subsequently, that is word क्या लिखा हुआ है, permanently the following items are income। और पढ़िए जी, अच्छा एग्जांपल भी देखे जाओ। the following income और expenses ऐसे हैं जो कभी लौट के वापस नहीं आएंगे। पढ़िए, either for accounting or income tax purpose and it will never be reversed in the life। तो ऐसे के लिए सर आपको क्या करना चाहिए, करंट वर्ड यूज करना चाहिए, डेफर्ड वर्ड थोड़ी यूज करोगे। समझ गए ना। तो पहले जब तक बेस क्लियर नहीं करोगे ना, when deferred word will be used, that is the prime thing, पहले ये समझ। क्लियर। आगे एग्जांपल पढ़। hence the entity need not, क्या डेफर करने की जरूरत नहीं है टैक्स एक्सपेंस को फॉर द फ्यूचर। सीधा टैक्स एक्सपेंस डाल, खर्चा करंट टैक्स में डाल, खत्म कर। जो कह तो दिया कि हमने कभी वापस ही नहीं करना, आपको देना ही नहीं है। आगे चल, पढ़िए। सबसे पहला, एक्सपेंस अलाउड अंडर सेक्शन 40A कैश, कैश एक्सीडिंग 10,000, 40A सेक्शन। क्लियर। यस, एग्रीकल्चरल इनकम। अब ये इनकम पता है, इनकम टैक्स वाले कभी कहते हैं कि एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर टैक्स लेंगे, साफ तो मना करो। आप वही अपने, अरे तुम तो प्रॉफिट में दिखाओगे ना, तुम तो अकाउंटिंग इनकम में दिखाओगे, बट सर ये परमानेंटली डिसअलाउड है, ये इनकम डिसअलाउड है कि नहीं सर, अगर एग्रीकल्चर इनकम है इसको साइड पे निकालो, ये बीच में नहीं आएगा। ओके। अच्छा, डोनेशन नॉट कवर्ड अंडर सेक्शन कितना लिखा हुआ है, अब 80G में साफ साफ लिखा हुआ है कि सर कौन कौन सी डोनेशंस आप लोगों की बुक्स में अलाउड होंगी। और तुम लोगों ने अगर मान लो सपोज फालतू में कोई डोनेशंस कर रखी हैं, मैंने तो कभी नहीं आपको कहा, मैंने तो आपको हमेशा ये कहा पीजीबीपी में अगर डोनेशंस आप अपनी बुक्स में चार्ज कर रहे हैं, दैट मस्ट बी अकॉर्डिंग टू क्या होनी चाहिए, 80G। वो तेरी 100% रिस्ट्रिक्शन, 50% रिडक्शन, विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, कौन कौन से हैं एलिजिबल होगा, एक्सपेंडिचर डाल ले। मैंने कब मना करा। बट अगर ऐसा नहीं है, भाई साहब बाहर कर दो, डोनेशन अलाउड नहीं हुई। अगर 80G के तहत है अपनी, मैंने कब मना करा। आगे चल, इंप्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू, किसमें, अनअप्रूव्ड। जबकि बार बार समझाया जाता है कहां पे जमा करवाना, अप्रूव्ड प्रोविडेंट फंड्स में करवाना। अनअप्रूव्ड में करोगे तो वो वापस मिलेगा ही, एक्सपेंस नहीं मिलेगा। पीएल में डेबिट साइड जो तुम सोच रहे थे ना एक्सपेंस, ये नहीं मिलेगा। अब तुम कह रहे हो हाई मेरी तो इनकम बढ़ गई, तुम्हें नहीं पता टैक्स लॉज के बारे में कि जो चीज लिखी हुई है, अब लाइक पेनल्टीज और फाइन्स हैं, स्ट्रिक्टली साफ लिखा हुआ है, किसी तरह की पेनल्टी, किसी तरह की फाइन, इवन ये मानो जीएसटी की अगर रिटर्न आप टाइम से फाइल नहीं करते 50 पर डे लगता है ना। अब कोई उसको लेट फीस बोलता है, अगर लेट फीस है, लेट फीस होना अलाउड है। पेनल्टी और फाइन होना अपने आप में अलग वर्ड है। पेनल्टी फाइन होना मतलब वायलेशन ऑफ लॉ, लेट फीस होना मतलब कंप्लायंस ऑफ लॉ बट एडिशनल फीस। बट हम फिर भी रिस्क नहीं लेते, हम फिर भी जितनी पेनल्टी, जितना कोई फाइन होता है ना, फिर भी उसको किसमें डाल देते हैं, डिसअलाउंस करते करते क्लाइंट का जा रहा जाने, बाद में नोटिस आएगा, झेलना तो हमें पड़ेगा। और वैसे भी कोई बहुत अच्छाई का काम थोड़ी करे, लेट फीस ही है, पता भी तो लगे, डबल जब टैक्स लगेगा, एक तो लेट फीस देनी पड़ी और ऊपर से इधर से उसकी इनकम भी क्या होगी, ज्यादा होगी। कुछ केसेस में तो हम इनकम बढ़ाने के लिए भी ना, रिटर्न बढ़ाने के लिए डिसअलाउंस कर देते हैं, क्योंकि जब आप कोई एक्सपेंडिचर डिसअलाउ करोगे, इनकम क्या हो जाएगी, वैसे तो बुक्स में इनकम इतनी हाई नहीं रही थी, रिटर्न के लिए क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। तो हम तो फिर भी कर देते हैं सर, कर दो, आप अपने पे क्यों ले, ये सारी चीज। नेक्स्ट आगे सर, इधर आओ, इधर वाले एग्जांपल्स। यस, एग्जांपल ये आगे तेरे कॉमन, ये ना यहाँ पढ़ने का फायदा क्या है, यहाँ पे ये चार्ट में पढ़ने का फायदा क्या है, आगे सारे क्वेश्चन यही है। जो एग्जांपल्स यहाँ डिस्कस करोगे ना, वही तेरे आगे क्या है, क्वेश्चंस हैं। पढ़िए सर, डेप्रिसिएशन, जनरली डेप्रिसिएशन एज पर अकाउंट इज डिफरेंट फ्रॉम टैक्स डेप्रिसिएशन ड्यू टू डिफरेंट मेथड्स एंड रेट्स ऑफ डेप्रिसिएशन। मेन तो रेट का बन गया,
रेट का पंगा। अब कंपनीज एक्ट में जो चार्ट बनता है ना भाई साहब, मैं कहूँ उसकी अलग ही एक्सपर्टीज है, उसकी अलग ही एक्सपर्टीज है। अगर कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग आपको डेप्रिसिएशन का चार्ट बनाना आ, ईच एंट्री, यहां तो तुम इनकम टैक्स में क्या करते हो, इकट्ठा ही ब्लॉक, उसी में प्लस उसी में माइनस, एंड पूरे ब्लॉक का रेट क्या होता है, वहां नहीं होता सर। कंपनीज एक्ट में जो चार्ट बनता है ना, आप ये मानो किसी भी सीए को आज की डेट में चार्ट वो बनाना आता नहीं होगा, बहुत रेयर होंगे, बहुत रेयर। एंड जो फॉर्मेट एक बार बना पड़ा ना, पंगा कोई नहीं लगता, याद कर रखा है सबने कि यहां बस यहां चेंजेस करनी, क्योंकि एक भी चेंज इधर से उधर हुआ ना, तेरा सारा चार्ट हिल, और बाद में याद भी नहीं आएगा कहां चेंज करा था। फिर कंट्रोल जेड अंडू करते करते वापस ले जाओ कि बेस पे आ जा, अब पंगा नहीं लेना, किसी और से करवा लेंगे पैसे देके। वो बड़ा मुश्किल है भाई, उसको पता नहीं क्या सिस्टम से उन्होंने बना रखा है, क्योंकि कंपनीज एक्ट में वो चलते हैं यूजफुल लाइफ के अकॉर्डिंग, एंड यूजफुल लाइफ के अकॉर्डिंग चलना मतलब रेट ऑफ डेप्रिसिएशन उनका कोई अलग ही आएगा, परसेंटेज बेस। अच्छा, उसमें डेज के फॉर्मूला लगते हैं, कितने दिन चली होगी। इनकम टैक्स में कुछ भी नहीं है, सीधा वर्ड कि अगर बिफोर करी है उस पे पूरा रेट, आफ्टर एडिशन करी है उस पे आधा रेट, जब मर्जी करी हो, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। तो सर ये जर्नली डिफरेंसेस आपको मिलेंगे। क्लियर, नेक्स्ट प्लेस आगे। बट total depreciation expense will be same over the life of assets. हाँ, रहता तो सही नहीं है, ये बात समझ लो, ये बात बिल्कुल सही है। अगर तुम सोच रहे हो कि कंपनीज एक्ट में तुम ज्यादा डेप्रिसिएशन क्लेम कर लोगे और इनकम टैक्स में कम, ये तुम्हारी वहम है, ये वहम है सर। मिलेगा तो उतना ही। पीछे कौन सा आप पढ़ रहे थे, एक लीजेस में जो आपको बताया था, लीज रेंटल्स के केस में भी तो बताया था, मिलना तो उतना ही है, सिर्फ बुकिंग का फर्क होता है। वही ये कह रहा है, कहता डेप्रिसिएशन तो उतनी ही मिलनी है, सिर्फ क्या है उसके रेट और मेरे रेट में फर्क है, अमाउंट तो उतनी ही मिलनी है। क्लियर, तो मतलब सर प्योरली ये कैपेबल ऑफ क्या है तो रिवर्सल है ना। क्लियर, आगे चलिए। इट मींस करंट ईयर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डिफरेंस will be reversed in one or more future years. कभी ना कभी, आज नहीं तो कल क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। बट होएगा सर, श्योरली होगा, क्योंकि अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन तो क्या रहेगी, सेम रहेगी, वो तो चेंज होने से रहेगी। आगे, एक्सपेंस नॉट डिडक्टेबल यस होली व्हाइल कंप्यूटिंग द टैक्सेबल इनकम, फॉर एग्जांपल 35D प्रीलिमिनरी, ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। क्लियर, छोड़िए, नेक्स्ट नीचे आओ। एक्सपेंसेस डिडक्टेबल इन सब्सिक्वेंट ईयर्स, सेक्शन 43B, और उसमें कितने सारे पॉइंट्स हैं, टैक्सेस एंड ऑल। अगर तो रिटर्न की ड्यू डेट से पहले पहले आपने भर दिए होंगे, क्योंकि मार्च का जो टैक्स है वो नेचुरली कब जाएगा, अप्रैल में, हो सकता है आपने भरे ही ना, तो 43B वहां पे अप्लाई होता है। अगर ड्यू डेट से पहले, रिटर्न की ड्यू डेट से पहले पहले आपने उसको भर दिया गया होगा, फिर तो उसी साल में जिसको वो बिलोंग करते हैं, उसी साल में एक्सपेंस क्या कर लेना, डिडक्ट कर लेना। अदरवाइज 43B के अकॉर्डिंग क्या होंगे, डिसअलाउंस होंगे। हमें देखना होता है ये टैक्स ऑडिट भी, जब हम टैक्स ऑडिट करते हैं ना, हम मार्च में जितना टीडीएस, मार्च में जितना जीएसटी, मार्च में जितना कोई कॉन्ट्रीब्यूशन एंड ऑल प्रोविडेंट फंड में इंप्लॉइज को लेकर जो भी है, ड्यू डेट से पहले पहले जमा करवाना। अगर नहीं करवाया सारा उठा के उस साल के डिसअलाउंस में डाल दो, अगले साल के एक्सपेंस में क्या कर दो, माइनस कर। पढ़िए, यस, एक्सपेंसेस अंडर सेक्शन 43 विल बी अलाउड इन कैश ओनली, क्योंकि ये चलते कैश के अकॉर्डिंग है ना सर। पे कर दिया होगा तो ले लेना, नहीं करा होगा तो डिसअलाउ, जिस साल में पे करा उस साल में ले लेना। क्लियर, यस। whereas expenses are recognized on accrual basis in profit and loss, बिल्कुल, the difference will be reversed once the expenses are पे तो करोगे ना कभी ना कभी, तो वो चीज, तो मैं भी तो वही कह रहा हूं कि जिस साल पे करोगे उस साल में एक्सपेंडिचर ले लेना। बाकी कंडीशंस क्या कहती हैं सेक्शन 43B की, उसके अकॉर्डिंग तो चल पड़ना। क्लियर, चलिए सर नेक्स्ट आगे। एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझाता हूँ, कुछ न्यूमेरिकल्स बीच में आते रहे एंड काफी क्वेश्चंस बीच में ले रखे हैं ऑलरेडी। यस प्लीज। प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन, अकाउंटिंग इनकम कितनी आपकी, बोनस ऑफ 50,000 वाज नॉट येट पेड। अब देख, सुन, अगर तो अकाउंटिंग इनकम की बात करते हो फिर तो 5 लाख रुपए सही है, बट अगर टैक्सेबल इनकम की बात करते हो, टैक्सेबल इनकम गलत, क्योंकि वहां पे वर्ड क्या था, कहता जी 50,000 ऐसे थोड़ी दे देंगे। अगर पेड बेसिस पे होगा 43B, अगर पेड बेसिस पे होगा तो अलाउ कर लो, नहीं तो डिसअलाउ करेंगे। एंड डिसअलाउ करने का मतलब हम टैक्स 5 पे नहीं, कितने पे लेंगे, 550 पे। तुम 50,000 का एक्सपेंस क्या करोगे, डिसअलाउ। कहीं 50 माइनस मत कर देना, माइनस तो कर रखा है ऑलरेडी, उसमें ऐड बैक करेंगे, डिसअलाउ बोल रहा हूं वर्ड। बट सर मैंने उनसे फिर वही पूछा
इनकम टैक्स वालों ये बता दो, ये 50,000 का बेनिफिट दोगे? कहते देंगे भाई। मैंने पहले ही वर्ड बोल दिया, कैश बेसिस पे। जिस ईयर में देगा, क्योंकि तूने प्रॉफिट लॉस जो बना रखा है वो किस बेसिस पे है? अक्रूवल बेसिस पे। और ये किस बेसिस पे अलाउड होगा? अगले साल ले लियो। मैंने मना करा, मैं कहा नहीं, मैं तो अपने लिए पूछ रहा था कि मैं करंट टैक्स में कितना, डेफर्ड टैक्स में कितना। अब एक चीज बता, एक्सपेंस इन्होंने मेरा क्या करा? एक्सपेंस डिसअलाउ करने से मेरी इनकम बढ़ी या कम हुई? टैक्स ज्यादा देना पड़ा या कम देना पड़ा? ज्यादा दिया, तो ये मेरी एसेट है या लायबिलिटी? ठीक है सर, आप सिंपल। वैसे भी 5 के ऊपर तो मैं राजी था, 5 के ऊपर मैं राजी था ना 30% देने के लिए। 5 के ऊपर 30% कितना हुआ? 1.5 लाख। कितना हुआ? 1,50,000। क्लियर? ये तो वैसे भी करंट टैक्स में जाएगा। वो कुछ नहीं सर, वो जो 50 के ऊपर आप मेरे से 30% ले रहे हो ना, 50 का 30% कितना हुआ? 15। मैं अपना स्प्लिट कर लूंगा, आप मेरे से 165 ले। प्रॉफिट एंड लॉस में सुन, प्रॉफिट एंड लॉस में टैक्स एक्सपेंस कितना जाएगा? 165। 1.5 नहीं, टैक्स एक्सपेंस बोल रहा हूं। टैक्स एक्सपेंस किसके बराबर था? करंट प्लस डेफर्ड। वहां पे तो टोटली भेजूंगा, मुझे तो कितना देना पड़ा? हाँ कोई नहीं, 15 की मैं एसेट बुक कर लूंगा नीचे। देना तो मुझे कितना पड़ा? 165 ना। पढ़ नीचे ये लो सर, सबसे पहली एंट्री चेक करना क्या लिखी हुई है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू। सर आप अपनी प्रोविजन फॉर टैक्स, अच्छा प्रोविजन फॉर टैक्स मतलब टैक्स एक्सपेंस कितना बुक करोगे? क्लियर है ना सर? अच्छा इसको स्प्लिट करना है, ये लो, मेरे को हजम नहीं हुई बात। मैं कह जी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट कितना? 150। डीटीए अकाउंट डेबिट कितना? 15,000। टू प्रोविजन फॉर टैक्स कितना? 165। तो स्प्लिट कर ले भाई, तेरी इच्छा। हमारे अकॉर्डिंग तो वैसे भी नट शेल वही एंट्री पास होगी, तेरे को प्रूव कर दूंगा अभी। आगे चल। इन कंपुटेशन, यस पढ़ो। इन कंपुटेशन स्टेप 2। क्या डाउट? हाँ जी बोलो। हाँ क्यों प्रॉफिट एंड लॉस में आप एक्सपेंस नहीं शो करोगे? फिर तो एसेट में आया, एसेट में गया, फिर इनकम टैक्स में फिर आपने उसका एक्सपेंस ही नहीं क्लेम करा। आप उसका एक्सपेंस नहीं क्लेम करोगे, मैं अगले को कितना टैक्स दे रहा हूं? मैं अगले को 160, 15,000 टैक्स ज्यादा दे रहा हूं ना। एंड टैक्स बेसिकली होता क्या है? एक्सपेंस। अरे कोई बात नहीं, आज 15 का एक्सपेंस क्लेम कर लूंगा, तू एसेट रख ले। जब रिवर्सल होएगा ना, वही 15 का एक्सपेंस कम बुक कर लेना। तो वन टाइम सर है तो टैक्स एक्सपेंस है सर। ये फर्क पता क्या है? करंट वाला देना पड़ेगा ही पड़ेगा, डेफर्ड वाला आज देना पड़ रहा है या आगे देना पड़ेगा, जो भी है कोई बात नहीं सर। जिस टाइम पर रिवर्सल होगा ना, आपका क्रॉस एंट्री कर देंगे। उस साल का टैक्स एक्सपेंस 15 देख लो किसमें जाएगा? माइनस में जाएगा, क्योंकि मैंने 15 का बेनिफिट ऑलरेडी यहां पे ले लिया। क्योंकि देख सिंपल सी बात, लाइन एक अगर तुम्हें याद हो, ऑब्जेक्टिव में पढ़ लेना, तीसरी लाइन जाके दोबारा, उसमें क्या लिखा हुआ है? इनकम टैक्स वाले चाहते हैं जिस साल की इनकम है उसी साल में उसका क्या लेना चाहिए। तो फिर मैं ये से थोड़ी चलूंगा, तो तुम ट्रीटमेंट कर रहे हो भाई, और फिर भी एएस पढ़ रहे हैं। एएस मतलब किसके ऊपर एप्लीकेबल होते हैं? अकाउंट्स में। तो तुम अपनी बुक सही बना रहे हो, इनकम टैक्स वाले नहीं छोड़ेंगे। वो तो आज भी अपना किसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं? इनकम टैक्स लॉ के अकॉर्डिंग। ये बाबूजी मैं अपना हिसाब कर रहा हूं, ये मैं अपनी बुक्स को सीधा कर रहा हूं। आगे पढ़िए। इन कॉम्पुटेशन Any allowance or disallowance which is capable of being reversed इज कॉल्ड, क्या लिखा हुआ है? टाइमिंग। चल थोड़ी बहुत थियरी भी चलती है ना बीच में। आगे एंट्री। अब देख सुन, अगर आप लोगों ने वो दूसरी ब्रैकेट वाली एंट्री नहीं डाल ली, अगर वो दूसरी ऊपर जो लिखी थी ना, पीएल डीटीए टू प्रोविजन फॉर टैक्स स्प्लिट करके, अगर वो एंट्री आपने नहीं डाल ली, आपने पहले एंट्री क्या डाली? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। बट सर पीएल में तो डेबिट आपने 165 कर दिया। कहता रुक तो सही, एसेट भी तो शो करनी है अपने। मैंने उसके नीचे एंट्री क्या पास कर दी? डीटीए अकाउंट एसेट है, डीटीए एसेट अकाउंट डेबिट कितना? 15। टू प्रॉफिट एंड लॉस कितना? 15। अब देखना ऊपर पीएल कितना था? 165। यहाँ पीएल कितना हो गया? नटशेल तो फिर भी तेरा पीएल डेबिट कितने से हो रहा है? इसकी ना कॉमन एक ही एंट्री बना के इन दोनों को क्लब करके, अब समझ में आ रहा ब्रैकेट में वो क्यों लिखी थी? ब्रैकेट में एंट्री हमने क्या लिखी हुई है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 150, डीटीए अकाउंट डेबिट 15,000। बट सर प्रोविजन फॉर टैक्सेशन तो पूरी 165 ही जाएगी। समझ रहे हो बात? ये चीज। और सर जिस ईयर में इसका क्या करना होगा? रिवर्सल करना होगा। अरे डीटीए को उठा के रिवर्स कर देना, क्या बड़ी बात है?
एंट्री क्या पास कर देना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डीटीए, खत्म हो गया डीटीए। समझ गए ना? तो रिवर्सल वैसे ही चलते जाएंगे। ये ट्रीटमेंट अपनी कहां पे चल रही है, मेरी बुक्स में चल रही है, ये अपा अपनी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कर रहे हैं। क्लियर? लाइक अब जैसे इसका रिकॉग्निशन समझ, जो आप अभी कर चुके हो, पहले पढ़ो जी। डेफर टैक्स, यस प्लीज। डेफर टैक्स लायबिलिटी, दो होती है सर, एक होती है डेफर टैक्स लायबिलिटी, एक होती है डेफर टैक्स एसेट। पढ़िए अब इसमें भी वही पॉइंट, रिकॉग्निशन है सर। एक होती है इनिशियल और एक होती है सब्सिक्वेंट। इनिशियल के केस में पहला, इनिशियल के, अच्छा लायबिलिटी है, लायबिलिटी है, ध्यान में रखना, लायबिलिटी। इनिशियल के केस में क्या लिखा हुआ है? टाइमिंग डिफरेंस। टाइमिंग डिफरेंस, व्हाट डू यू मीन बाय टाइमिंग डिफरेंस? The difference item which is being capable of reversal. Clear? That timing difference into tax rate. यही करा। तेरी 50,000 का बोनस था, 50,000 का 30% कितना हुआ, यही करा था तुमने। मैंने भी वर्ड क्या लिखा, टाइमिंग डिफरेंस इनटू रेट ऑफ टैक्स। बट नीचे क्या लिखा हुआ है, डू नॉट टेस्ट प्रूडेंस। कोई प्रूडेंस का टेस्ट आपको करने की जरूरत नहीं। अरे लायबिलिटी के लिए सिक्योर हो रहे हो, कभी कोई रोकेगा आपको? कंजर्वेटिज्म पढ़ा नहीं आपने? एंटीसिपेटेड लॉसेस शो करो, एंटीसिपेटेड प्रॉफिट्स इग्नोर करो। अब डेफर्ड टैक्स एसेट, एसेट ये तो बेनिफिट है, इसके केस में कहेगा क्या, प्रूडेंस क्या करो, चेक करो। बट जब तुम डीटीएल बना रहे हो, इसके केस में नहीं कहेगा क्या बना रहे हो, कुछ चक्कर नहीं। बढ़िया है, अपने आप को लायबिलिटी के लिए क्या कर रहे हो, पहले तैयार करके चल रहे हो, अच्छी बात है। तो यहाँ पे प्रूडेंस वगैरह कोई भी चेक करने की जरूरत नहीं है। बट सब्सिक्वेंट में बढ़ क्या लिखा हुआ है, DTL will be reversed if timing difference has ceased. सर देखो पहली बात, सिंपल सा कंसेप्ट, अगर तो आने वाले सालों में इनकम टैक्स वाले मुकर गए, क्या कहता है, ये टाइमिंग डिफरेंस आपका वापस नहीं होगा, ये टाइमिंग डिफरेंस आपका वापस नहीं होगा। फिर मैं कहा जी आप तो कह रहे थे कि ये टाइमिंग डिफरेंस वापस देंगे, ये तो कैपेबल ऑफ बीइंग क्या था, रिवर्सल था, मैंने तो इसको क्या ट्रीट कर लिया था, डेफर ट्रीट कर लिया था। हाँ वो हम ही कह रहे हैं, पहले भी हमने कहा था, हम कह रहे हैं कि नहीं देंगे, साफ कह रहे हैं। तो ठीक है जी, अब कर भी क्या सकते हैं, रिवर्सल करो, सारा का सारा खर्चा डाल के खत्म करो। और क्या कर सकते हैं, क्या डीटीएल विल बी क्या कर देना, रिवर्स, अगर तेरा टाइमिंग डिफरेंस क्या कर गया, सीज कर गया। बट अगर एग्जिस्ट करता है, अगर चल रहा है अभी, अगर चल रहा है, फिर सब्सिक्वेंट के केस में आपको हर साल उसका क्या कर लेना चाहिए, रीवैल्यूएशन कर लेनी चाहिए, रीवैल्यूएशन कर लेनी चाहिए। पढ़िए, इफ डीटीएल स्टिल एग्जिस्ट, Then हाँ जी, reassess its value using the क्या लिखा हुआ है, रिवाइज्ड रेट ऑफ टैक्स। एक चीज बताओ, एग्जांपल दे रहा हूं, इनकम टैक्स वाले कहते ये कुछ इनकम है, इस बार नहीं 2 साल बाद टैक्स लेंगे। मैं कहा धन्यवाद, इतना कुछ बोल देंगे, इतने वर्ड बोल देंगे, आज टैक्स नहीं लेंगे कल ले लेंगे। मैं कहा जी मेरा तो कुछ नहीं जा रहा, पर मेरे को पता तो है कि ये कल लेंगे, छोड़ेंगे तो है नहीं, आज नहीं तो कल लेंगे तो सही। मैंने आज क्या करा, कितनी इनकम थी, कहता जी 2 लाख रुपए। रेट ऑफ टैक्स कितना था, कहता जी 30%। कितना था, 30%। मैंने क्या करा, 2 लाख का 30% क्या बुक कर लिया, DTL, एल लायबिलिटी, आज नहीं ले रहे कल तो लेंगे ना, DTL बुक कर लिया, डन, ओके। नेक्स्ट ईयर हुआ, अभी भी एग्जिस्ट करता है, DTL एग्जिस्ट करता है, मतलब अभी भी वो तेरे टाइमिंग डिफरेंस एग्जिस्ट करते हैं। बट सर ये रिवर्सल इस साल नहीं होगा, अगले साल होगा। बट इस साल का टैक्स रेट हमारा कितना, सरकार ने गवर्नमेंट बजट में क्या करा, टैक्स रेट रिवाइज कर दिए, 30 की जगह कितना हो गया, 25% हो गया। टैक्स रेट कंपनीज के ऊपर कितना हो गया, 25% हो गया। अब मुझे लायबिलिटी 30 के अकॉर्डिंग दिखानी चाहिए कि 25 के अकॉर्डिंग? तो सर आपको आई थिंक सो हर ईयर उस टाइमिंग डिफरेंस को क्या रीअसेस नहीं करना चाहिए? अगर बढ़ जाता तो क्या 60 दिखाते? अगर मान ले 30% पहले था, इस बार सरकार ने कह दिया 40% टैक्स लेंगे, तो लायबिलिटी है भाई, लायबिलिटी तुझे रीअसेस नहीं करनी चाहिए थी कि 60,000 की जगह कितना होना चाहिए, 80,000। तेरे को 20,000 और डालना चाहिए था, और DTL डालना चाहिए था। और अगर मान ले 30 की जगह कितना हो गया, 25%, तो 2 लाख का 25% कितना हुआ, 50। मैंने कितना डाला हुआ है, 10,000 क्या कर दे, रिवर्स कर दे, 10,000 क्या कर दे, रिवर्स कर दे, कोई बात नहीं। करंट रेट्स हर साल रीअसेस करें यूजिंग द रिवाइज्ड रेट ऑफ टैक्सेस, रिवाइज्ड रेट यूज कर। आगे चलिए,
एंड एनी इफेक्ट फॉर, कोई भी इंक्रीज या डिक्रीज जो भी होगा उसको प्रॉफिट एंड लॉस के थ्रू क्या कर दे, सेटल कर दे। अरे वही है ना, या तो कम करना होगा या ज्यादा करना होगा, पॉइंट तो वही है, बनाते टाइम भी वही था, आगे टाइम भी वही है। क्लियर? नेक्स्ट इज, इधर आ सर, अगर एसेट है, एसेट के केस में इनिशियल तो सेम है सर, इनिशियल तो क्या है, टाइमिंग डिफरेंस एंड रेट ऑफ टैक्स, टाइमिंग डिफरेंस इनटू रेट ऑफ टैक्स। जैसे वही तेरा बोनस वाला पॉइंट जो भी तुम करके आए कि 50,000 का बोनस आज नहीं कल देंगे, तो तुमने क्या करा, 50,000 इंटू 30%, 15,000 का क्या बुक कर लिया, DTA। नीचे क्या लिखा हुआ है, डू नॉट टेस्ट, सॉरी डू टेस्ट क्या लिखा हुआ है, प्रॉफिट आ गया ना, प्रॉफिट एसेट आ गई ना। एसेट के केस में वो जल्दी जल्दी बुक नहीं करने देंगे, वो आपको क्या कहेंगे, पहले प्रूडेंस टेस्ट करो। मैं कह जी व्हाट डू यू मीन बाय प्रूडेंस, कंडीशंस आर गिवन इन द पैरा 15 एंड 17 जो नेक्स्ट पेज पे आपके पास। क्लियर? एंड सेम सब्सिक्वेंट के केस में भी सी नोट। नेक्स्ट आओ, इधर आओ, नीचे पढ़ी सर, नोट्स ऑन प्रूडेंस। पहले पैरा 17, तेरे दो पैरा थे, पैरा 15 एंड जो प्रूडेंस क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे। एंड जब तक प्रूडेंस टेस्ट आप पास नहीं करोगे, आप DTA बुक नहीं करेंगे। कुछ नहीं सर, सिंपल सा पॉइंट है, पढ़िए पैरा 17। यस प्लीज। If an entity has carry forward of business clause, DTA should be created if entity has virtual. अब जैसे मोस्टली यहाँ पे तुझे बता रहा हूँ, दो पॉइंट्स आएंगे, एक बिजनेस लॉस, एक कैपिटल लॉस। सुन लो ध्यान से, बिजनेस लॉस एंड कैपिटल लॉस का मतलब क्या है? बिजनेस में आपको क्या हुआ, लॉस। इनकम टैक्स क्या कहता है उस केस में, क्या कहता है, कैरी फॉरवर्ड, कि आप इस लॉस को नेक्स्ट आगे क्या कर लीजिए, फॉर अ सर्टेन नंबर ऑफ इयर्स एंड दैट आर 8 साल के लिए आप उसको क्या कर लीजिए, कैरी फॉरवर्ड कर लीजिए। एंड अगले साल अगर कोई इनकम होगी तो इस लॉस को उसमें से क्या कर लेना, एडजस्ट कर लेना। क्लियर? ये तेरा ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस हुआ, कैपिटल लॉस हुआ, और तेरा ये अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन हुई। क्लियर? ये स्पेकुलेशन के लॉस, इनके केसेस में ना एसेट बनती, इनके केसेस में जाता है। या कोई एक्सपेंस डिसअलाउ होना, क्लियर, एक्सपेंस डिसअलाउ होना, या कोई इनकम अलाउ होना। आज ही ले रहे हैं मेरे से, 3-4 वर्ड बोल रहा हूं ये सारे, एक्सपेंस का डिसअलाउ होना और इनकम का अलाउ होना। ये किसको जन्म देगा, DTA। समझ ले कैसे, चेक कर ले, माइंड लगा ले। अगर कोई एक्सपेंस डिसअलाउ करेंगे तो मेरी इनकम, अरे एसेट कब बनेगी, खुद सोच, एसेट कब बनेगी, जब इनकम और जिसके कारण मुझे टैक्स देना पड़ा होगा। समझ गए ना, तो मैं DTA बुक कर लूंगा। आगे बढ़िए सर, ये बिजनेस लॉसेस के केस में कहते हैं DTA शुड बी क्रिएटेड तब करना इफ एंटिटी हैज, वर्ड क्या लिखा हुआ है, वर्ड क्या लिखा हुआ है, वर्चुअल सर्टेनिटी सपोर्टेड बाय कन्विंसिंग एविडेंस। अगर वर्चुअल सर्टेनिटी होगी मतलब कन्विंसिंग एविडेंस होने चाहिए। यस, आने वाले टाइम में बिजनेस इनकम कमाएगा और ये लॉस आने वाले साल में हम क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे। कहता जी पूरी हमारी की सर्टेनिटी है, हमें पूरा विश्वास है जी, आने वाले साल में हम क्या कमाएंगे, जल्द ही प्रॉफिट कमाएंगे और इस प्रॉफिट को इस लॉस में से क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे। कहता जी फिर ठीक है, कर लो, बिकॉज आपके पास क्या है, VCCE, दैट इज वर्चुअल क्या लिखा हुआ है, सर्टेनिटी, क्लियर, ऑफ बाय सपोर्टेड बाय कन्विंसिंग एविडेंस। अब एक चीज बताओ, ये तुम्हें कैसे पता लगेगा कि तुम्हारे पास VCCE है या नहीं? सर पहली बात, आपका प्रीवियस ईयर का जो भी सिस्टम होगा वो करंट ईयर में पे होगा ना। तुम्हारे रिटर्न, अब रिटर्न्स कौन सी जा रही है बताओ, कौन से ईयर की रिटर्न्स जा रही है, 21-22 की। किस में जा रही है, जब 22-23 में 21-22 की रिटर्न फाइल करेगा, आधा साल तो हो गया, तेरे को अभी तक सर्टेनिटी नहीं आई, अभी तक तेरे को विश्वास नहीं आया कि आने वाले साल में तुम इनकम कमाओगे। कहता ना सर बढ़िया काम चल रहा है, वो पिछले साल में लॉस हो गया होगा, कोई बात नहीं, इस बार तो सर बढ़िया प्रॉफिट कमाएंगे, चिंता ना करो, हमारे पास पूरी वर्चुअल क्या है, सर्टेनिटी है। आधा साल तो निकल गया। अच्छा आगे टैक्स ड्यू डेट्स अगर बढ़ती गई, रिटर्न की ड्यू डेट्स बढ़ती गई, 8-9 महीने तो आप फाइल करने में लगा दोगे, तेरे को 8-9 महीने में अभी तक भी सर्टेनिटी नहीं आई, फिर तू किस बात का लॉस आगे कैरी फॉरवर्ड कर रहा है भाई? फिर आप किस बात का लॉस बुक कर रहे हो? अगर लॉस ही कैरी फॉरवर्ड नहीं करना फिर DTA क्यों बुक कर रहे हैं? मैं कहा ना सर 8 महीने हो चुके, मेरी इस बार की सेल चेक कर लो, बढ़िया प्रॉफिट्स आ रहे हैं, और तेरे को श्योर करता हूं अगले साल जब रिटर्न भरूंगा ना उसमें प्रॉफिट आएगा।
फिर तो सर आपको डीटीए कर लेना चाहिए, फिर तो लॉस आपको कैरी फॉरवर्ड कर लेने चाहिए। दैट इज कॉल्ड एज वर्चुअल सर्टेनिटी सपोर्टेड बाय कन्विंसिंग एविडेंसेस। यस प्लीज, दैट द एंटिटी विल have sufficient taxable income against which DTA will be released. चिंता ना करो सर, बस दे दो मुझे तो कि मेरे को वर्चुअल सर्टेनिटी है कि मैं आने वाले टाइम में सफिशिएंट इनकम कमाऊंगा, और कोई दिक्कत नहीं सर, बड़े आराम से इसको मैं क्या करवाऊंगा, सेट ऑफ करवाऊंगा। ठीक है भाई, फिर तो डीटीए बुक कर ले, बट कम से कम मैंने प्रूडेंस टेस्ट तो करी, ना कि वाकई में करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आगे और देख साइड पे क्या लिखा हुआ, सर्टेनिटी का एविडेंस जरूरी है, सर्टेनिटी होना जरूरी है। जब तक सर्टेनिटी नहीं आएगी हम आगे तेरे को डीटीए बुक नहीं करने। नेक्स्ट इज, अच्छा वर्चुअल सर्टेनिटी मींस कंप्लीट सर्टेनिटी, थोड़ा ज्यादा, और कंप्लीट वर्ड बोल रहा हूं, मतलब 100% विश्वास काइंड ऑफ, क्लियर, यस, एंड इज टू बी जज्ड ऑन केस टू केस बेसिस। वो तो क्लाइंट टू क्लाइंट क्या करता है, डिफर करता है, बट जब तक तेरे को वर्चुअल, रीजनेबल नहीं बोल रहा, वर्ड क्या बोल रहा हूं, वर्चुअल, और वो भी सपोर्टेड बाय किसके द्वारा, कन्विंसिंग एविडेंस बेस्ड, तो डीटीए अलाउ करने देंगे, अदरवाइज नहीं अलाउ करने देंगे। अब ऐसे ही इफ एनी एंटिटी हैज कैरी फॉरवर्ड ऑफ कैपिटल लॉस, अब देख बिजनेस लॉस की जगह क्या पड़ा है भाई साहब, अगर तो आपको लगता है, वही बात, लगता मीन सर क्या, वर्चुअल सर्टेनिटी सपोर्टेड बाय कन्विंसिंग एविडेंस है कि यस आने वाले ईयर में हमारा क्या होगा, कैपिटल गेन होगा, और तब ये कैपिटल लॉस उसके अगेंस्ट क्या करूंगा, एडजस्ट करूंगा, और मेरे को बेनिफिट मिलेगा, फिर भाई ले ले, फिर डीटीए बुक कर। क्लियर, यस, डीटीए शुड बी क्रिएटेड इफ एंटिटी हैज, क्या लिखा हुआ है, VCCE, that the entity will have sufficient capital gains against which DTA will be क्या होगा, realized होगा। हर केस में वर्ड क्या आ रहा है, वर्चुअल सर्टेनिटी, और वो भी सपोर्टेड बाय एविडेंस के द्वारा, ऐसे नहीं करने देंगे। दिस इज द प्रूडेंस टेस्ट एज पर पैरा 17, जहां पे वर्चुअल सर्टेनिटी मांगी गई, बस पैरा 15 में पता क्या है, वर्चुअल की जगह वर्ड क्या आ गया, रीजनेबल। कई बार सर इतनी भी वर्चुअल नहीं होती, अरे चल रीजनेबल तो होती होगी, पढ़िए, yes, entities on which para 17 is not applicable are covered here. Yes, DTA should be created if entity has reasonable certainty of realization of DTA in future. Realization spelling थोड़ी गलत है, realization, yes, reasonable certainty can be seen from past record of the entity by making realistic estimates of profits for the future. बिल्कुल सर, कि रीजनेबल सर्टेनिटी कैन बी सीन फ्रॉम द पास्ट रिकॉर्ड्स। अरे सर यूजली हमें पता है हमारा किसी ना किसी एक साल में ना लॉस जाना होता है, और इतना तो नॉर्मल है सर, अगले साल देख लेना हम खुद ही क्या होंगे, प्रॉफिट में होंगे, और डीटी हम अपना बुक करेंगे सर, हमें तो पता है, हम तो कैरी फॉरवर्ड करेंगे। मतलब आप अपने पास्ट रिकॉर्ड्स के बेसिस, ऊपर वाले में तो क्या था, ऊपर वाले में क्या था, वर्चुअल सर्टेनिटी, और वो भी एविडेंस बेस्ड, ऐसे नहीं करने देंगे। बट यहाँ पे क्या है, तेरे पास्ट रिकॉर्ड जैसा बता रहे हैं ना कि तुम्हें वही कभी गेन कभी लॉस, कभी गेन कभी लॉस, तुम्हारा चलता रहता है, कोई बात नहीं भाई, तू अपना बुक कर ले, क्लियर, एंड बाय मेकिंग रियलिस्टिक एस्टिमेट्स ऑफ द प्रॉफिट्स फॉर द फ्यूचर। साइड पे क्या लिखा हुआ है, रीजनेबल सर्टेनिटी के केस में एविडेंस जरूरी नहीं है, बस यही फर्क है। ये दो पैराज आए, पैरा 15 एंड पैरा 17, जो आपको प्रूडेंस टेस्ट करने में क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। क्लियर, नेक्स्ट इज, यस प्लीज, नोट्स ऑन सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन ऑफ, एक आपने वो पढ़ा था ना सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन के केस में कि नोट डिफरेंट जो है, यस, डीटीए विल बी, क्या होगा पहली बात तो, ड्यूरिंग द, सॉरी यूजिंग द रिवाइज, वो तो डीटीएल में भी था, वो तो उसमें भी हमने करा था, रिवाइज रेट हमने क्या किए थे, यूज किए थे। यस, इफ टाइमिंग डिफरेंस does not exist now, then DTA should be cancelled. अगर आज की डेट में आपका टाइमिंग डिफरेंस एग्जिस्ट ही नहीं करता, फिर रिवर्सल कर दो, फ्लोर करेंगे। पहले आपने बना लिया, अरे मतलब रिवर्सल होना या कैंसिल होना एक ही बात तो हुई, इनकम टैक्स वालों ने दे दिया या मुकर गए, मैं तो डीटीए कैंसिल करूंगा ही करूंगा। आगे, इफ टाइमिंग डिफरेंस इज स्टिल अवेलेबल बट तेरा प्रूडेंस लिमिट अब अलाउ नहीं करती, जैसे वो तुम्हारा बिजनेस लॉस कैरी फॉरवर्ड होना है तो 8 साल तक है, अगले साल फिर लॉस आ गया, पहले साल कैरी फॉरवर्ड करते टाइम प्रूडेंस थी, सर्टेनिटी थी, पैरा 15 17 दोनों एप्लीकेबल थे, जो था मैंने डीटीए बुक कर लिया, अगले साल फिर लॉस। अब मेरे माइंड में क्या आएगा कि सर डीटीए एग्जिस्ट तो करता है, स्टिल एग्जिस्ट तो करता है, बट प्रूडेंस टेस्ट पास नहीं कर रहा।
प्रूडेंस टेस्ट ने क्या कर दिया, प्रूडेंस लिमिट्स ने उसको क्या कर दिया, डज नॉट अलाउ। क्या फायदा, अगले साल तुझे फिर दिख रहा है वही बात, इतना टाइम तो हो ही जाता है ना फाइल करते हुए रिटर्न, अगले साल तुझे फिर दिख रहा है लॉस है, फिर क्यों कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो, क्यों डीटीओ को नेक्स्ट आगे लेके जाओगे, उसको कैंसिल करके साइड पे कर। पढ़िए, डज नॉट अलाउ इट्स क्रिएशन, सर डीटीए शुड बी, क्या कर देना चाहिए आपको, कैंसिल कर देना चाहिए। क्यों आप नेक्स्ट ऑन उसको शो करते जा रहे हो। यस प्लीज, if any timing difference was ignored due to prudence limits in the past and not satisfy the prudence limits, बिल्कुल सर, मैंने तो पहले कंडीशन लगाई थी, डीटीए किस ईयर में बुक करना, डीटीए किस ईयर में बुक करना, जिस ईयर में प्रूडेंस टेस्ट वो क्या करेगा, पास। पहले नहीं पास करा, हमने नहीं बुक करा, बट अब वो पास कर रहा है, अब अपना बुक कर लीजिए। और वैसे भी हर ईयर उसको रीअसेस तो आप करते ही, कोई बात नहीं, करंट यूजिंग द करंट रेट ऑफ टैक्सेस के अकॉर्डिंग आप उसको क्या कर लीजिए, रीअसेस कर लीजिए। क्लियर, एंड ऑल इफेक्ट्स of changes in DTA should be transferred to P&L account. बिल्कुल सर, बाकी जो भी तरह इंक्रीज डिक्रीज होगा उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के थ्रू क्या कर लेना, सेटल कर लेना। क्लियर, ये क्वेश्चन करने से पहले जस्ट 2 मिनट या 5 मिनट से एक बार अच्छे से इसको स्क्रीन आउट करो, देन आगे इसका क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, ये स्टार्ट कर, फटाफट रिवाइज करो एक बार। मेनली तो रिकॉग्निशन जो आपने भी लास्ट 2 पेजेस रीड आउट किए। यस प्लीज, चलिए सर अब प्रैक्टिकल अप्रोच की ओर चलते हैं, एंड प्रैक्टिकल अप्रोच में नेक्स्ट वन कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके साथ डिस्कस करूंगा, प्लस आप अपनी कॉपी साथ में जरूर रखिएगा। क्लियर, क्योंकि कुछ स्टेटमेंट्स का पैटर्न है जो मैं आपको भी देने जा रहा हूं, इसकी बिल्कुल एग्जैक्ट कैलकुलेशन के लिए बड़ा एक सिंपल वे हमने ड्राफ्ट किया हुआ है, बड़ा सिंपल एक प्लस माइनस का मेथड बनाया हुआ है। क्लियर, क्वेश्चन पढ़िए पहले, PQR लिमिटेड accounting year ends on 31st March. The company made a loss of rupees 2 lakh for the year ended. कंपनी को लॉस हुआ सर कितने का, 2 lakh. फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2016। अब लॉस हुआ है, नेचुरली सर आप तो कैरी फॉरवर्ड करने के बारे में सोचेंगे कि आप इसको कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं, बट अभी आपने रूल क्या पढ़ा, लॉस है, लॉस के लिए आप क्या क्रिएट करते हो, DTA, एंड DTA के केस में क्या था, प्रूडेंस टेस्ट करनी होगी, तो पैरा 15 या 17। तो सर यहाँ पे वर्चुअल सर्टेनिटी या रीजनेबल सर्टेनिटी तो कम से कम चाहिए। क्लियर, तो फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 17 एंड 31st मार्च 18 इट मेड प्रॉफिट ऑफ कितना, एंड कितना। अब तुझे इसमें बताने की जरूरत है कि इनको वर्चुअल सर्टेनिटी होगी, अरे अगले साल प्रॉफिट कमा तो रहे, अगले साल में, ये 3 साल का क्वेश्चन है, अगले 2 साल में ये क्या कमा रहे हैं। तो सर एक बात बताओ, 2016 में ये तेरा 15-16 में जो लॉस हुआ, क्या तुम कैरी फॉरवर्ड नहीं करोगे, बट फिर भी तेरे लिए बता के जाएगा, सुना कि क्या, इट इज अज्यूम्ड दैट लॉस ऑफ अ ईयर कैन बी कैरी फॉरवर्ड फॉर 8 years फॉर द टैक्स पर्पस। टैक्स कितना है आपका, 40%, मैं टैक्स रेट चेंज नहीं कर रहा, 40%। बाय द एंड, ये तेरे लिए लाइन है, बाय द एंड ऑफ 31 मार्च 2016 the company feel that there will be sufficient taxable income in the future years against which ये कैरी फॉरवर्ड लॉस हम क्या कर पाएंगे, सेट ऑफ। क्या आपको डीटीए बुक करना चाहिए, यस, देयर इज अ वर्चुअल सर्टेनिटी सर। क्लियर, प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ, मुझे प्रॉफिट एंड लॉस निकाल कर दो, मींस प्रॉफिट एंड लॉस की स्टेटमेंट में कैसे टैक्स एक्सपेंस आप दिखाएंगे, क्योंकि लॉस भी है, अगले सालों में प्रॉफिट भी है। यहाँ पे समझना, पहले मेरी ओर से एक बार कॉन्सेप्ट करें, आफ्टर दैट क्वेश्चन आप नहीं करें। क्लियर, तो सर कैसे बनाएंगे इसको समझिए, इसमें शीट्स बनती हैं सर, एक निकालना होता है हमने कैलकुलेशन ऑफ क्या, एक तो करंट टैक्स निकालना, एक तो क्या निकालना है, करंट टैक्स, और एक हम निकालेंगे यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ क्या, डेफर्ड टैक्स। अब करंट टैक्स प्लस डेफर्ड टैक्स मिलके क्या बनता है, टैक्स एक्सपेंस। 2 शीट्स अलग अलग। सर जहां तक तो सवाल है आपके करंट टैक्स, जहां तक तो सवाल है आपके कितना, करंट टैक्स का, देखो जी फर्स्ट ईयर 15-16 में आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना था, 2 लाख रुपए लॉस है। इस साल तो कोई मतलब ही नहीं बनता, इस साल तो आपका कोई मतलब ही नहीं बनता। टैक्स रेट वैसे कितना था आपका, 40। और दूसरी बात, आपका ये जो लॉस होगा क्या आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो, कहता हाँ सर वो डीटीए मैं बुक करूंगा। मैं कहा जी अगर डीटीए बुक करोगे, अगर ये लॉस कैरी फॉरवर्ड होगा तो अगले साल की इनकम में ये लॉस सेटअप हो जाएगा। अगले साल की इनकम कितनी है, अब सर 1 लाख, पिछले साल का लॉस कितना था, 1 लाख, तो वहीं सेटल हो जाएगा। तो सर अगले साल भी कोई करंट टैक्स नहीं पड़ेगा, अगले साल भी कोई करंट टैक्स नहीं पड़ेगा।
और रही बात तीसरे साल की, आपकी इनकम कितनी है और आपका कैरी फॉरवर्ड लॉस अभी कितना पड़ा है 1 लाख। तो सर हाँ, ज्यादातर बात रही उस साल में 20,000 के ऊपर 40% आपको करंट टैक्स कितना देना पड़ेगा 8,000। क्लियर? ये था करंट टैक्स, ये आपका क्या था करंट टैक्स। अब रही बात डेफर्ड निकालने की, तो इसकी स्टेटमेंट समझ लेना हम लोग कैसे बनाते हैं, और आप लोगों ने ऐसे ही वर्ड टू वर्ड याद करनी है, ऐसे ही बनानी है। सबसे पहले मैं स्टेटमेंट पढ़ा रहा हूं, क्या लिखा हुआ है ओपनिंग बैलेंस। अच्छा, ये जो ओपनिंग बैलेंस है ये किसका है? नाउ हियर व्हाट इज द टाइमिंग डिफरेंस? यहां पे इस क्वेश्चन में टाइमिंग डिफरेंस कौन है? 2 लाख रुपए तेरा लॉस, जिसके कारण तेरा डेफर्ड वर्ड क्या होगा यूज। अरे होगा नहीं, तुमने लॉस नेक्स्ट आगे कैरी फॉरवर्ड करा, तुमने डीटीए बुक करा, क्यों करोगे? बिकॉज इट इज कैपेबल ऑफ बीइंग रिवर्सल। तो ओपनिंग बैलेंस प्लस एडिशन माइनस डिलीशन, ये समझ रहे हो? हर साल अगर टाइमिंग डिफरेंस कोई ऐड होगा तो ऐड, डिलीट होगा तो डिलीट। क्लोजिंग बैलेंस के ऊपर तुम्हारा टैक्स रेट, जैसे इस क्वेश्चन में कितना था 40%, वैसे मैंने 40-40-40 लिखा हुआ। क्लियर? अच्छा, कुछ ईयर्स में पता क्या होता है टैक्स रेट चेंज भी होते हैं, इसीलिए हम यहाँ पे लिखते हैं 40 जितना जितना भी होगा। क्लियर? अच्छा, नाउ दिस मल्टीप्लीकेशन क्लोजिंग बैलेंस इनटू टैक्स रेट, दिस डेफर्ड टैक्स एसेट या लायबिलिटी तुम अपना देख लेना। लॉस है तो नेचुरली क्या होएगा एसेट, ये बैलेंस शीट में दिखना चाहिए। ये वर्ड याद रखना, वर्ड क्या बोल रहा हूं, ये डेफर्ड टैक्स किस में दिखना चाहिए बैलेंस शीट में, माइनस ऑलरेडी अगर आपने क्या कर रखा होगा कोई क्रिएट नेट इफेक्ट, जो भी प्लस माइनस होगा वो किसमें जाएगा प्रॉफिट या लॉस। पहले शीट समझ में, शीट रिपीट करना दोबारा। सबसे पहले क्या कहा, टाइमिंग डिफरेंस का ओपनिंग प्लस एडिशन माइनस डिलीशन इज इक्वल्स टू क्लोजिंग बैलेंस का टैक्स इफेक्ट करके जो आएगा दैट इज डेफर्ड टैक्स इन बैलेंस शीट, जो दिखना चाहिए बैलेंस शीट में, माइनस जो कर रखा होगा नेट इफेक्ट आपका किसमें जाएगा प्रॉफिट या लॉस। अब लाइन वाइज चल, सर ओपनिंग बैलेंस क्या लिखेंगे, ड्यूरिंग द ईयर आया ना, एडिशन में कितना आया 2, क्या डिलीशन हुई नो। सर क्लोजिंग बैलेंस कितना हुआ 2 लाख का 40%, क्या ऑलरेडी क्रिएटेड था नहीं, सारा का सारा आप क्रिएट कर लीजिए। एंड सर डीटीए को क्रिएट करने की एंट्री क्या होती है, डीटीए अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस, आप पहले भी बना चुके हैं। क्लियर? क्रिएट हो गया। अगले साल ओपनिंग बैलेंस 2 लाख, क्या एडिशन हुई नो, डिलीशन हुई यस, कितना रिवर्स हुआ 1 लाख, कितना रिवर्स हुआ 1 लाख, ये रहा तेरा रिवर्सल। क्लोजिंग बैलेंस कितना बचा 1, ये सारा टाइमिंग डिफरेंस का चार्ट है, ये 1 लाख बचा। अच्छा 1 लाख के अकॉर्डिंग 40% बैलेंस शीट में कितना दिखना चाहिए, बट तेरी बैलेंस शीट में कितना दिख रहा होगा, ऑलरेडी क्रिएटेड कितना है 80, तो सर रिवर्सल का टाइम आ गया। क्या करो, ये ऑटोमेटिकली नेगेटिव में आ रहा है, मैंने कुछ नहीं करा, देख मैंने अपने आप बैलेंस क्या बनाया, इन बैलेंस शीट माइनस ऑलरेडी क्रिएटेड इज इक्वल्स टू नेट इफेक्ट ऑन पीएल। मैं कुछ नहीं बता रहा, खुद बता के जा रहा है। रिवर्सल का टाइम आ गया सर, तो रिवर्सल के टाइम में एंट्री के पास करोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डीटीए, कैंसिल कर दो। एंड ऐसे ही लास्ट ईयर ओपनिंग बैलेंस कितना था 1 लाख, क्लियर, क्या एडिशन हुई नहीं, डिलीशन यस, क्लोजिंग बैलेंस 0, तो मतलब तेरा डीटीए बैलेंस शीट में नहीं दिखना चाहिए, 0 माइनस ऑलरेडी क्रिएटेड कितना है 40, जो पड़ा होगा खत्म सर, एंट्री पास कर दो, क्या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डीटीए। अब नीचे आप लोगों के लिए नीचे पढ़ो क्या माइनस मींस हमने आज 40,000 क्रिएट करना है बट ऑलरेडी कितना क्रिएट हुआ पड़ा है 80, ये सेकंड केस की बात कर रहे हैं ना, हमने क्रिएट बैलेंस शीट में जो दिखना चाहिए था कितना होना चाहिए था 40, बट दिख कितना रहा है सर 40 का रिवर्सल नहीं करना पड़ेगा आपको। क्लियर? क्रिएट किया हुआ है तो एक्सेस 40,000 हम क्या कर देंगे कैंसिल कर देंगे, खत्म क्वेश्चन। डेफर्ड टैक्स था वो निकाल के दे दिया, एसेट बनी वो बता दी, प्लस करंट टैक्स वो तीसरे साल में जाके टैक्स बना, और वो भी क्यों, पहले साल तो लॉस ही था, दूसरे साल इनकम हुई बट लॉस में से एडजस्ट हो गई, तीसरे साल इनकम हुई 1,20 एडजस्ट कितनी हो गई 1 लाख, तो बचा कितना 20 के ऊपर 40% 8,000 आपको क्या देना पड़ा टैक्स देना पड़ा। क्लियर? अब यहां पे लॉस है, वही बात सर, लॉस के केस में आपने क्या बुक कर लिया, क्योंकि बेनिफिट तो मिलेगा ना, बेनिफिट तो मिलेगा, अपने डेफर्ड टैक्स एसेट क्या कर ली बुक कर ली, एंड आफ्टर दैट धीरे धीरे उसको क्या कर दिया राइट ऑफ।
ऐसे ही एक छोटा सा क्वेश्चन, जैसे अब इसको ध्यान से पढ़ना, थोड़ा सा पढ़ियो, ये मेरी एग्जांपल्स के अकॉर्डिंग है। ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, यहां पे भी ऐसे स्टेटमेंट्स बनेंगी फटाफट। यस प्लीज। अकाउंटिंग इनकम कितनी तुम्हारी? 5 5 5, मतलब तीनों साल तेरी कितनी है? 5, कोई चेंज नहीं। बोनस, बोनस कितना है? 50,000, बट क्या लिखा हुआ है कि इस साल क्या कर दो? डिसअलाउ, क्योंकि नॉट पेड, नॉट पेड है। और ये अलाउड कब हो रहा है जाके? थर्ड ईयर में। कब हो रहा है? थर्ड ईयर में। अलाउड एंड क्या है? तो सर इस साल जो डिडक्शन नहीं मिली वो कब मिलेगी? तो ये मुझे रिवर्सल दिख तो रहा है, दिख तो रहा है ना, तो मतलब हम क्या बुक करेंगे? डेफर्ड तो बुक करेंगे। अच्छा, ऊपर से टैक्स रेट देख कितना है? 30, 32, 35। कोई बात नहीं सर, हम टैक्स रेट तो वैसे भी रीअसेस करते हैं हर साल। वो मेरी जो शीट है ना, आप वहां पे वैल्यू पुट करना, ऑटोमेटिकली आंसर खुद निकलेगा, कुछ भी नहीं करना। वही बात सर, अब यहाँ पे आपने इफेक्ट ऑफ किस पे निकालना है? डीटी एंड एनालाइज। सबसे पहले पहले इसकी अकाउंटिंग टैक्स निकाल दे, करंट टैक्स। अकाउंटिंग इनकम कितनी थी? 5 5 5। पहले वाले में क्या कर देंगे अपन? एड बैक। और लास्ट वाले में क्या कर देंगे? माइनस। इनकम, टैक्सेबल इनकम। और रेट कितना कितना था? 30, 32, 35। सर ये कौन सा टैक्स है? ये कौन सा टैक्स है? करंट टैक्स। ये तो लो और जाओ। क्लियर? ये आपका टैक्स एक्सपेंस आ गया टोटल, वट एवर जो भी है। अब मैं इसको डेफर्ड निकाल के दूंगा। डेफर्ड की शीट कैसे बनाओगे? सुन, फर्स्ट ईयर ऑरली चल, थोड़ा सा कैलसी आपके हाथ में है। टाइमिंग डिफरेंस, ओपनिंग है कोई? एडिशन हुई? यस, कितनी? 50। डिलीशन हुई कोई? नो, क्योंकि रिवर्स कब हो रहा है? तीसरे साल। क्लोजिंग बैलेंस 50। 50 का टैक्स रेट 30, 30% कितना हुआ? दिस इज डेफर्ड टैक्स एसेट इन बैलेंस शीट माइनस ऑलरेडी क्रिएटेड। कोई है? नो। तो सर आप अपना नेट इफेक्ट ऑन पीएल, डीटीए क्रिएशन, डीटीए अकाउंट डेबिट टू पीएल, डन। पहला पॉइंट। अच्छा, दूसरे ईयर ओपनिंग बैलेंस 50, टाइमिंग डिफरेंस, टाइमिंग डिफरेंस नॉट टैक्स 50। क्या एडिशन हुई? डिलीशन हुई? क्लोजिंग बैलेंस? बट सर टैक्स रेट चेंज हुआ। टैक्स रेट पहले कितना था? 30, अब कितना है? 32। पहले 15 था, अब 16। सर 16 दिखना चाहिए, माइनस ऑलरेडी क्रिएटेड 15, 1000 का क्या आ गया? क्या? क्रिएशन, क्रिएशन। तो क्या एंट्री पाओगे? डीटीए अकाउंट डेबिट टू पीएल। दोबारा फिर अब तू अगर क्यूमुलेट बेसिस पे देखे ना, 15 पहले बना पड़ा है, एक तूने और बना दिया, तेरी बैलेंस शीट में 16 दिख रहा होगा। समझ गए? अब ओपनिंग बैलेंस 50, एडिशन हुई? नहीं। डिलीशन हुई? यस। क्लोजिंग बैलेंस 0, 0 इंटू टैक्स रेट मैटर नहीं करता, ऑलरेडी क्रिएटेड कितना है? 16, सारा का सारा रिवर्स। चेक कर, क्या तुमने इतने बड़े बड़े पॉइंट्स बना रखे हैं सर? ये देखो आगे तक लेके जा रहा। लास्ट में देखें एंट्री, डीटीए शुड भी क्या लिखा हुआ है? रिटर्न ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू। खेलोगे सर ऑरली, कंसेप्चुअली। ये शीट्स इतनी क्या है सर? ऑरली आपने खुद तो बनाई है। हुआ क्लियर कॉन्सेप्ट? कोई डाउट? चलें आगे। नेक्स्ट अब थोड़ा सा दिमाग खाएगा। सुन, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 ट्रेस करना, ट्रेस करना एडिशन डिलीशंस कब कब हो रही हैं, कौन से साल में हो रही है, ट्रेस करना। दोबारा बोल रहा हूं, अकाउंटिंग इनकम तुम्हारी कितनी है? 5, 7 और 9। टाइमिंग डिफरेंस रिजल्टिंग इन किसमें? बता गया, डीटीए। पता नहीं, तुम्हें सोचना पड़ता था ना डीटीए बनेगा या डीटीएल। बता रहा हूं, डीटीए बनेगा। पहले साल का डिफरेंस कितना है? 10, दूसरे का 20 और तीसरे का। मैं कहा सर ये रिवर्सल कब कब होंगे? रुक तो सही, मतलब पहले ये तो सुन ले कि ये टाइमिंग डिफरेंस है। आप अपनी क्या करंट टैक्स निकाल सकते हो? हाँ सर वो तो निकल ही पाएंगे, वो तो शीट अगर बनानी भी है टैक्स एक्सपेंस की वो तो बन पाएगी सर, तो आप इसको एडजस्ट कर दो, क्योंकि है तो डिसअलाउंस ही है, रिजल्टिंग इन एसेट बोल रहा है तो डिसअलाउंस ही होंगे। तो आपसे टैक्स कितने पे लेगा? 5 10 पे, 7 20 पे और 9 15 पे। ये तो जाएगा ही जाएगा, चल छोड़। टाइमिंग डिफरेंस वर्ड क्या लिखा हुआ है? रिवर्स्ड, रिवर्स्ड फ्रॉम ईयर 1, फ्रॉम ईयर 1। ईयर 1 का टाइमिंग डिफरेंस कितना था? ये 10 तेरा रिवर्स कब कब हो रहा है? 7000 को हो रहा है ईयर 2 में, 2000 कब हो रहा है? और बाकी 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 परमानेंट कहां से? टाइमिंग तो बोल रहा हूं मैं, हो सकता है, बट नीचे ध्यान से पढ़ियो एक बार और। नीचे क्या लिखा हुआ है? टाइमिंग डिफरेंस नॉट रेलेवेंट,
नॉट रेलेवेंट फ्रॉम ईयर 1, सेकेंड ईयर में पता लग गया था 1000 तो हो ही गई। मतलब सर सेकेंड ईयर में रिवर्सल डिलीशन कितनी हो रही है 8000, समझ गए ना। जबकि तुमने पहले दिन उसको वर्ड क्या बोला था, एक चीज सोच, तुमने फर्स्ट डे उसको वर्ड क्या बोला था, टाइमिंग डिफरेंस। टाइमिंग डिफरेंस क्यों कहा था, बिकॉज वो कैपेबल ऑफ बीइंग क्या था। तो ये आने वाले सालों में या तो रिवर्स होगा या क्या होगा, खत्म होगा, या तो रिवर्स होगा या इनकम टैक्स वाले मुकर जाएंगे, कुछ ना कुछ तो होगा। मैंने देख 10 पूरा ट्रेस हो गया, 10 पूरा ट्रेस हो गया। कैसे सर, ये जो 10,000 है ना पहले साल का, 7,000 तो दूसरे साल रिवर्सल और 1,000 मुकर गए और 2,000 अगले साल रिवर्स। चलो कोई नहीं, 10 पूरा, आगे चलो। ये तेरा ईयर 2 का कितना था 20, फ्रॉम ईयर 2, फ्रॉम ईयर 2 आप लोगों को कितना लिखा हुआ है सर 12, और नीचे देख 5 खत्म हो गया, 5 तीसरे साल में खत्म हो गया, मतलब टोटल तीसरे साल में 17 डिलीशन। इस वाले में से जब आप क्यूमुलेटिव बेसिस पे बनाएंगे, क्यूमुलेटिव बेसिस पे बनाएंगे इसको, जब शीट बनाओगे ध्यान से, कितनी एडिशन, एडिशन तो पता है हमें, एडिशन तो पता है, पहले साल 10, दूसरे साल 20, तीसरे साल 15, ये तो एडिशंस तो पता है, डिलीशंस ध्यान से देख। क्या फर्स्ट ईयर में कोई डिलीशन हुई, सेकंड ईयर में कितनी 8, थर्ड ईयर में 19, दो तेरे ऊपर भी तो पड़ा है, दो ऊपर भी तो पड़ा है, उसके अकॉर्डिंग तो बनाएंगे। क्लियर है, बनाएं चार्ट, बनाएं, ड्रॉ कर, सिंपल लाइंस लगा। अच्छा रेट ऑफ टैक्स नीचे कितने हैं 30, 33, 35, आप खुद ही बनाओगे, मैंने कुछ नहीं करना। पहले शीट ड्रॉ कर, इसको लिख कैलकुलेशन ऑफ डेफर्ड टैक्स, कैलकुलेशन ऑफ डेफर्ड टैक्स। कल का तो कंसेप्ट अपना बहुत कम रह जाएगा सर, आज का मेन टॉपिक तो हो चुका आपका, यही तेरे 3-4 पेजेस में बना हुआ है ये पूरा क्वेश्चन। आपको जो तो कह रहे थे ना 25 पेज का है, 25 तो कहने के 15 पेज तो तेरे आज हो गए। चलिए नेक्स्ट, सबसे पहले शीट बनाओ। शीट क्या बनाओगे, ओपनिंग प्लस एडिशन माइनस डिलीशन, क्लोजिंग, ओपनिंग प्लस एडिशन माइनस डिलीशन, लाइन लगा के क्लोजिंग, आगे टैक्स रेट, आगे डीटीए इन बैलेंस शीट माइनस ऑलरेडी क्रिएटेड, एंड नटशेल नेट इफेक्ट ऑन पीएल, नेट इफेक्ट ऑन पीएल बनाइए। यस प्लीज। अब इन्होंने तो देखिए सिंपल सी बात, यहां पे डीटीए डीटीएल का जो चार्ट बनाया है, हमने तो आमने सामने बना लिया ना, हमने तो आमने सामने 3 वाला फॉर्म बना लिया, इन्होंने वो स्प्लिट कर करके बनाया हुआ है, प्रेजेंटेशन का पार्ट है। जैसा आपको सही लगे वैसा आप बना सकते हैं, बट कोई अपने आप में बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है। यहां तक बताओ, यहां तक कोई डाउट पहले? मैंने डायरेक्टली इसमें आपको क्रक्स फाइंड आउट करवाया, डीटीए क्लियर, कि उसकी स्टेटमेंट, टाइमिंग डिफरेंस की स्टेटमेंट आप कैसे बनाएंगे। देख बाकी प्रेजेंटेशन का पार्ट है, पीएल बनाना, बैलेंस शीट बनाना, उसका करंट पीएल, उसको रिप्रेजेंटेशन का जो पार्ट है सर, दैट इज जस्ट साइड बाय साइड। वो तो आप लोग जब इसको बनाएंगे लिखेंगे तो आप लोगों की भी प्रैक्टिस यही रहेगी, बट द मेन क्रक्स जो ऑरली आप लोगों ने कर लिया, दैट इज डीटीए डीटीए, कि इसका डिफरेंस कैसे निकाल। क्लियर। एंड नेक्स्ट ऑन, चलो एक छोटा ये भी कर लो सर, था 2 क्वेश्चंस करवा रहा हूं अभी, एंड ये टैक्स हॉलिडे से नेक्स्ट ऑन कॉन्सेप्ट, क्योंकि वो एक लेक्चर लगेगा बड़े नाम से। क्लियर, तो आज ये 2 क्वेश्चंस ये भी क्या करें, कंप्लीट करें। अभी तो आपने स्टार्ट कर ही रखा है। चलिए, यस ओमेगा लिमिटेड, ये आपकी बुक्स का क्वेश्चन है। यस ओमेगा लिमिटेड is working on different projects which are likely to be completed within 3 years period. अब देखो प्रोजेक्ट जो कि 3 साल में क्या होगा कंप्लीट। अब वही बात आ गई ना, कंस्ट्रक्शन का केस है, आप चलेंगे AS 7 के अकॉर्डिंग, इनकम टैक्स चलेगा अपने अकॉर्डिंग। क्लियर, यस इट रिकॉग्नाइजेस Revenue from these contracts on percentage of completion method for FS during 16, 17, 18. बिल्कुल 11 लाख, 16 लाख और 21, टोटल करना कितना हुआ, 11 + 16 + 21 48। रेवेन्यू तो 48 ही बुक करना है, बट इनकम टैक्स वाले क्या कहते,
कहता जी हाउएवर फॉर आईटी पर्पस मींस इनकम टैक्स वाले, क्लियर, इट हैज एक्सेप्टेड द कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट मेथड। कहता हम नहीं चलेंगे परसेंटेज के अकॉर्डिंग, हम चलेंगे कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग, और उसके अकॉर्डिंग आपका जो रेवेन्यू बनता है ना वो कितना बनता है 7, 18 और कितना 20। थोड़ा एनालाइज करना, थोड़ा सा एनालाइज करना क्या हुआ। मैंने फर्स्ट ईयर इनकम कितनी दिखाई और ये मुझे क्या कह रहे हैं, क्या क्या चीज कर रहे हैं ये, मेरी इनकम क्या कर रहे हैं, पर मुझे पता है कम तो करेंगे नहीं, कम तो करेंगे नहीं, बुक तो रेवेन्यू 48 ही होगा, बट बुकिंग का मेथड अलग है। ये पता क्या कह रहे हैं, मैं यहाँ पे कह रहा था जी मेरी 11 लाख इनकम है, ये कहते हैं ना 11 नहीं, आपका तो टैक्स ही कितने पे बनता है 7 लाख पे। ना खुश हो रहा था कि 4 लाख रुपए बच गई, कहता ना रुक, अगले साल देखियो 16 का कितना कर दिया और 21 का कितना कर दिया, मतलब यहाँ का 4 उड़ा के आगे इन्होंने क्या कर दिया, क्या डेफर्ड बुक करना चाहिए, यस, बिकॉज मेरी आज ये इनकम क्या कर रहे हैं डिसअलाउ, इनकम क्या कर रहे हैं डिसअलाउ। अच्छा डीटीए बनेगा कि डीटीएल बनेगा, लायबिलिटी बनेगी। आज टैक्स कम ले रहे हैं बट आने वाले साल में तो लेंगे। टैक्स रेट कितना आपका सर 35%। चलो शीट बनाइए फटाफट, खुद ही बनाओ, मेरे को तो डेफर टैक्स निकाल के दो, डेफर टैक्स की शीट के एंट्रीज, इसके बाद डायरेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे एंड आंसर्स टैली करवाऊंगा। यस प्लीज। तो यहाँ पे डायरेक्टली सर डेफर टैक्स की ही शीट आप लोगों को बनाने को दी गई, वैसे मैं वो अकाउंटिंग इनकम एंड ऑल पॉइंट आप ऑलरेडी कर चुके हो। अगर पूछा जाएगा करंट टैक्स निकालने के लिए तो वो एक्स्ट्रा शीट आपकी अलग से बने, क्लियर। मेन कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या है, डेफर्ड को निकालना। तो सर मेरी शीट वही ओपनिंग प्लस एडिशन माइनस डिलीशन क्लोजिंग, ये सर यहां तक सुन लीजिए, यहां तक ये टाइमिंग डिफरेंस ही होती है। अगर तुझे ओपनिंग बैलेंस पूछा जाए तो ये चीज होती है ओपनिंग बैलेंस, समझ गए ना, कहीं नीचे से उठा लो उसको, क्लियर। तो सर फर्स्ट ईयर में एडिशन आपकी कितनी हुई 4 लाख, डिलीशन 0, 4 लाख का 35% 140, और इनकम डिसअलाउ करी है तो नेचुरली वर्ड मैंने क्या यूज करा डीटीएल इन, कहां पे बैलेंस शीट, ऑलरेडी क्रिएटेड क्या था 0, तो 140 का 140 आप क्रिएट करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डीटीएल, क्रिएट करने की एंट्री सीखी, क्लियर। एसेट डीटीए क्रिएट करना, एसेट है डीटीए टू पीएल, लायबिलिटी है पीएल टू डीटीएल, रिवर्सल में उल्टा कर देंगे। एंड अगले साल इस 4 में से 2 क्या हो गया डिलीट, क्योंकि उन्होंने मेरी इनकम बना दी 16 की जगह इनकम कितनी बना दी 18, तो सर ये आ गया इसके ऊपर। तो बैलेंस कितना बचा, जो तो बना दिया वो छोड़ो, बैलेंस कितना बचा 2 लाख। तेरी बैलेंस शीट में 2 लाख का 35% कितना हुआ 70, ऑलरेडी कितना दिख रहा है तो 70,000 का रिवर्सल, रिवर्सल की एंट्री ये पड़ी तो है, इसको रिवर्स कर दे, क्या डीटीएल टू सेम कॉन्सेप्ट लास्ट ईयर, क्लियर। एंड नेक्स्ट इज आगे चलिए सर, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, ये आपका होमवर्क है सर, ये आपका होमवर्क है। एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों का, जो मैं आपको 35 एडी की बात कर रहा था, 35 एडी के अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन 100% पहले साल अलाउ कर देगा, वही आने वाले सालों में क्या होगा रिवर्स होगा, क्लियर। तो ये छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों का एक होमवर्क है, क्लियर। एंड ये कब देगा, या अगर आप इसकी नोटिंग करेंगे तो डिफरेंट बात है, अदरवाइज इसको प्रैक्टिकली आपने हाथ से सॉल्व करके देखना है। एंड टैक्स हॉलीडे से नेक्स्ट विद सम क्वेश्चंस अगर मेरी ओर से और करवाने वाले होंगे तो नेक्स्ट लेक्चर में इसको मैं क्या करवाऊंगा कंप्लीट करवाऊंगा। बट सर मेजर मेरा आज का कंटेंट क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, जो हमारा टारगेट था। तो एक टैक्स हॉलीडे का कॉन्सेप्ट है, अच्छा कॉन्सेप्ट है, अभी दिमाग में नहीं जाएगा, नेक्स्ट लेक्चर में इसको लेके जाओ, क्लियर। ओके जी, थैंक्स अ लॉट।